50, 55, 60 चल रहा है। 60 प्लस वाले भी कोई है क्या? कितना आ रहा है आपका? 65। बाकी सब 60 के अंदर में है। ठीक, तैयारी करते रहिए, बहुत ज्यादा कट ऑफ जाने की संभावना तो नहीं है। रायपुर में भी बात किया था मैं बच्चों से, रायपुर में बहुत सारे बच्चे आ रहे थे, तो बहुत ज्यादा कट ऑफ जाने की संभावना तो नहीं लग रही है, क्योंकि पेपर बहुत टफ था। मतलब आप अगर छत्तीसगढ़ और इंडियन जीएस वाले सेक्शन को देखेंगे तो पिछले बार से तो कुछ कंपैरिजन ही नहीं हो पाएगा। पिछले बार से तुलना करेंगे कि पिछले बार के पेपर की तुलना में पेपर टफ था, आसान था, तो तुलना ही नहीं हो पाएगा, इतना टफ था पेपर, खास करके छत्तीसगढ़ और इंडियन जीएस वाला सेक्शन जो था। उसके अलावा तुक्का मारने वाला जो एक रहता है वो भी खत्म हो गया था इस बार, क्योंकि सब मिक्स कर दिया था। तुक्का वैसे नहीं मार पाएंगे आप, और ऐसे रैंडम तुक्का मारेंगे तो तुक्का लगता नहीं है। तुक्का तब लगता है जब ऐसे लाइन से 10-15 प्रश्नों में आप मारेंगे तुक्का। लेकिन वो लाइन से 10-15 प्रश्नों में तुक्का मारे कैसे? क्योंकि बीच में एक आध रीजनिंग आ गया जो बन रहा था अपन से, बीच में एक आध मैथ्स आ गया जो बन रहा था, तो लाइन से तुक्का मारने वाला भी अवसर खत्म हो गया था। तो मुझे तो वही लग रहा है कि पिछले बार जैसा ही जाएगा। पिछले बार बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं गया था। अब आप बोल सकते हैं कि पिछले बार तो सर पदों की संख्या बहुत ज्यादा थी, 20,000 लोगों को लेना था मेंस के लिए, लेकिन इस बार तो 7,000 लोगों को ही लेगा। लेकिन जो भी है, पिछले बार पदों की संख्या ज्यादा थी लेकिन पेपर आसान था। इस बार पदों की संख्या कम है लेकिन पेपर बहुत टफ है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस करके उसी के आसपास रहेगा कट ऑफ। 7,000 बच्चों का होना है, सोचो ना आप, 7,000 बच्चों को लेना है। लमसम देखा जाए तो 7,000 बच्चे जाएंगे मेंस के लिए, तो ओवरऑल कट ऑफ कम ही रहेगा। और लड़कियों का तो थोड़ा ज्यादा ही कम रहता है। सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में लड़कियों का कट ऑफ तो कम ही रहता है, क्योंकि लड़कियां रहती हैं वैसे भी कम है। अब देख सकते हैं इसी यहाँ पे जितने बच्चे आप लोग बैठे हैं इसमें लड़कियां 3 ही हैं, तो लड़कियां ओवरऑल कम रहती भी हैं। पिछले बार भी मैंने बोला था कि लड़कियों का कट ऑफ बहुत कम जाता है। एक तो लड़कियों को रिजर्वेशन रहता है, उस वजह से भी कम जाता है, और दूसरा लड़कियां रहती भी कम है। ये सब कारणों से कट ऑफ कम ही जाता है। तो कट ऑफ कम ही रहने की उम्मीद है, तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। एग्जाम कब होगा मुख्य परीक्षा का किसी को कोई जानकारी नहीं है। 3 महीना बाद होगा कि 6 महीना बाद होगा कि साल भर बाद होगा, कोई जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन यहां से कम देखेंगे तो 3-4 महीने का समय तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि ये 2024 नवंबर का जारी हुआ नोटिफिकेशन है। इतना आराम से चीजें हुई हैं, तो अभी तो प्रक्रिया बहुत सारी बची हुई है। तो मुख्य परीक्षा का सिलेबस स्ट्रक्चर तो सब पता होगा। पिछले बार दिए थे इनमें से कोई, जितने बैठे हैं पिछले बार मेंस इंटरव्यू दिए थे? इंटरव्यू देने के बाद कहां पे रुक गए यार? फिजिकल में कितना आया था? 96। फिजिकल में थोड़ा कम था, मतलब जस्ट क्वालिफाई किए फिजिकल को आप, जस्ट क्वालिफाई किए हैं। क्योंकि पिछले बार तो लगभग जितने लोग इंटरव्यू दिए थे ऑलमोस्ट उसमें से 90-95% लोगों का तो हो ही गया था। वही बोल रहा हूँ, बहुत कम बचे थे। और वो भी बाद में हाई कोर्ट ने कुछ लिस्ट जारी करवाया था, वो वाला लिस्ट अगर छोड़ देंगे तो फिर तो लगभग सभी लोगों का हो ही गया था, कुछ ही लोग बाहर हुए थे। पिछले बार थोड़ा सा हड़बड़ी में भी चीजें हुई थी, मुख्य परीक्षा थोड़ी हड़बड़ी में हो गई थी। किसी ने सोचा नहीं था कि 15 दिन बाद मुख्य परीक्षा होगी। जो स्थिति बनी थी मुख्य परीक्षा को लेकर के, लग रहा था 2-2.5 महीने हैं अभी मुख्य परीक्षा को लेकर के, लेकिन अचानक से ऐसा नोटिफिकेशन आया कि 15 दिन बाद मुख्य परीक्षा होगी। और ना सिलेबस का कुछ अता पता था। जैसे मैं ही जब पढ़ा रहा था पेपर 3 को, तो गणित गणित ज्यादा पढ़ा रहे थे, गणित गणित ज्यादा पढ़ रहे थे बच्चे, क्योंकि गणित और रीजनिंग में ऐसा व्यापम का जो स्ट्रक्चर, व्यापम का जो इतिहास रहा है कि गणित के प्रश्न ज्यादा पूछता है। लेकिन जब आया तो हालत खराब हो गई। देखिए कि गणित तो खोजने से मिल रहा है इसमें, पूरा रीजनिंग 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 है, और आया भी रीजनिंग, 70 से 80 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे। तो ये सब चीजें थी। इस बार तो पूरा क्लियर है, सिलेबस क्या रहेगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, सब कुछ क्लियर है। तो पेपर 3 मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, पेपर 3। चलो एक ओवरव्यू देख लो, वैसे सभी को पता ही होगा, जिनको नहीं पता है देख लीजिए क्या है मुख्य परीक्षा का स्ट्रक्चर। प्लाटून कमांडर, सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच, इन 4 पदों के लिए आपको केवल 3 ही पेपर देने होंगे। अगर आप प्लाटून कमांडर के लिए जा रहे हैं, सूबेदार के लिए जा रहे हैं, सब इंस्पेक्टर के लिए जा रहे हैं और सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच के लिए जा रहे हैं, तो आपको 3 ही पेपर देने होंगे। जिसमें पहला पेपर आप देख सकते हैं, ये भाषा का पेपर है, हिंदी और अंग्रेजी भाषा, जिसमें 2 घंटे में कुल आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 200 नंबर के। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा,
हिंदी का 125 लिख दिया है, लेकिन 126 का आया था, 126 का आया था ना हिंदी, तो हिंदी 126 का आया था। क्योंकि दो दो नंबर का प्रत्येक प्रश्न है, तो वो दो दो नंबर के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो हिंदी आपको देखने को मिला था 126 का। 63 प्रश्न आए थे ना, 63 प्रश्न आए थे हिंदी के। तो ये आप जो देख पा रहे हैं, ये पहला पेपर है हिंदी और अंग्रेजी भाषा का। हिंदी का 125 अंक लिखा हुआ है और अंग्रेजी का 75 अंक लिखा हुआ है। हिंदी सुधीर वर्मा सर आएंगे अगले वीक से, वो लेंगे क्लास, थोड़ा बाहर गए हुए हैं उज्जैन साइड, वो अगले वीक से आएंगे, हिंदी की क्लास वो लेंगे। तो हिंदी और अंग्रेजी का ये पहला पेपर है, भाषा का पेपर। डिस्कशन करेंगे फैकल्टीज आकर के अपने अपने विषय पर, मैं एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूं। दूसरा पेपर आप जानते हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का है, मतलब पूरा जीएस का पेपर है। अब इसमें भी 100 प्रश्न आने हैं 200 नंबर के। इसमें पूरा इंडियन जीएस है, छत्तीसगढ़ जीएस है, पूरा करंट अफेयर है, और एक्स्ट्रा अगर देखेंगे इसमें तो एक्स्ट्रा में इसमें वो सामाजिक उत्तरदायित्व वाले सेक्शन को ऐड कर दिया है। एक्स्ट्रा के नाम पे केवल वही है, देख सकते हैं आप। बाकी सारी चीजें वही पढ़नी है आपको जो आप जीएस में पढ़ते आए हैं, बस एक्स्ट्रा पोर्शन के नाम पर आपको ये सामाजिक उत्तरदायित्व वाला सेक्शन अलग से पढ़ना पड़ेगा। बाकी पूरा वही जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस, छत्तीसगढ़ का पूरा सामान्य ज्ञान, भारत का पूरा सामान्य अध्ययन जिसमें इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, कला, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, करंट अफेयर, खेल कूद, देश विदेश, जो भी पढ़ते हैं आप वो पूरा का पूरा जीएस में पढ़ना है। एक्स्ट्रा में ये सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वाला सेक्शन अलग से इसमें जोड़ा गया है एक। इसके बाद जो पेपर नंबर 3 है, ये पेपर नंबर 3 है एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब योग्यता परीक्षण। इसी पे बात करूंगा मैं, योग्यता परीक्षण मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट। दिक्कत यहां पर सबसे ज्यादा ये है, अगर दिक्कत की बात करेंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है। यहां पर 2 घंटे का जो समय मिलने वाला है, यहां पर सबसे बड़ा दिक्कत यही पैदा करेगा। अच्छा, थोड़ा काम भी देखेंगे तो अजीब है, जीएस वाले पेपर के लिए 3 घंटा दिया है और जो एप्टीट्यूड टेस्ट है इसके लिए 2 घंटा दिया है। पिछले बार भी ऐसा ही था, तो पिछले बार तो मेरे को लगा था कि जल्दबाजी में कुछ गलतियां हो गई हैं, मतलब कुछ और करना चाहते थे, कुछ और हो गया है। जीएस वाले को 3 घंटा गलती से दे दिए हैं, गणित और रीजनिंग वाले को 2 घंटा दे दिए हैं। इस बार लग रहा था मेरे को कुछ करेक्शन होगा, गणित और रीजनिंग के लिए हो सकता है समय बढ़ जाए, क्योंकि 2 घंटे में 100 प्रश्न बनाने बहुत बड़ा टास्क रहता है ये। तो इस बार लग रहा था, मेरे को उम्मीद थी कि गणित और रीजनिंग वाले में समय को बढ़ा देगा, लेकिन पूरा कॉपी पेस्ट किया पीएससी। तो पीएससी पूरा कॉपी पेस्ट, जो पिछला था ना स्ट्रक्चर, पिछला सिलेबस पूरे को एज इट इज उठा के कॉपी पेस्ट मार दिया है। तो तीसरा जो पेपर है एप्टीट्यूड टेस्ट का, इसमें गणित और रीजनिंग पढ़ना है आपको। गणित और रीजनिंग में आप देखेंगे तो समय आपको 2 घंटे का दिया है, 100 प्रश्न आपको डील करने हैं, 100 प्रश्न। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना पेपर 1 में, ना पेपर 2 में, ना पेपर 3 में, मतलब मेंस में, मुख्य परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा आपको। ये 3 पेपर की तैयारी आपकी कराई जाएगी यहाँ पर। चौथा पांचवा पेपर की तैयारी नहीं कराएंगे। चौथा पेपर आप जानते हैं कंप्यूटर का पेपर है, पांचवा पेपर पूरा का पूरा मैथ्स और साइंस वाला पेपर है। लेकिन वो जो है वो अलग पदों के लिए, साइबर क्राइम वाले जो पद हैं वो सब पदों के लिए आप जाएंगे, तब जाकर के आपको चौथा पांचवा वो सब पेपर देना होगा। जिन 4 पदों की मैं बात किया, 341 में मैक्सिमम पद यही 4 हैं। आप सब इंस्पेक्टर को ही अलग करेंगे तो पद बचेंगे ही नहीं। तो सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच, प्लाटून कमांडर और सूबेदार, इन 4 पदों के लिए जाएंगे तो आपको यही 3 पेपर देने होंगे, और इन्हीं 3 पेपरों की तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी आपको, इन्हीं 3 पेपरों की। अब एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या पढ़ना है इसको समझिए, कौन से चैप्टर से काम स्टार्ट करना है, ये सारी बातों को समझेंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो ये पूरा सिलेबस है, इतना लिखा हुआ है। अब समझिए कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए कितना है, पहले तो ये समझिए कि 100 प्रश्न जो एप्टीट्यूड टेस्ट से आने हैं, 100 प्रश्न एप्टीट्यूड टेस्ट से जो 100 प्रश्न आने हैं, इसमें से 70 से 80 प्रश्न, लगभग 70 से 80 प्रश्न ये रीजनिंग के आने हैं, और 20 से 30 प्रश्न ये आने हैं गणित के। ऐसा नहीं कि पिछले बार आया था इसीलिए इस बार आ रहा है, आप सिलेबस को भी देखेंगे तो पूरा रीजनिंग ही लिखा हुआ है। गणित तो बस नाम भर का इसमें लिखा हुआ है, पूरा रीजनिंग ही भरा है। ये पहला स्लाइड आप देखेंगे ना, तो ये पूरा पहला स्लाइड जो है ये रीजनिंग का स्लाइड है, पूरा का पूरा पहला स्लाइड ये रीजनिंग का ही स्लाइड दिखेगा आपको। तो 70 से 80 प्रश्न इसमें रीजनिंग के आने हैं, और 20 से 30 प्रश्न आने हैं, 20 से 30 प्रश्न, केवल 20 से 30 प्रश्न गणित के आने हैं।
पढ़ना गणित ऑलमोस्ट पूरा ही है, ऐसा नहीं कि गणित में कम पढ़ना है, लगभग सारे चैप्टर्स मेन पढ़ने ही हैं आपको। रीजनिंग जितना आपने प्री के लिए पढ़ा होगा उसमें 6-7 चैप्टर और इंक्लूड कर लीजिए, वो आपको पढ़ने हैं रीजनिंग के चैप्टर्स। जितना प्री में आप पढ़ते हैं, एसआई प्री के लिए आपने जितना रीजनिंग पढ़ा होगा, लगभग 20 चैप्टर पढ़े होंगे आपने, लगभग 20 चैप्टर, उसमें 5-6 चैप्टर करीबन और ऐड कर लीजिए, 5 से 6 चैप्टर और ऐड करेंगे तब जाके मेंस का रीजनिंग हो पाएगा। एक बार सिलेबस को देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, जिसके बारे में नहीं जानते होंगे तो पूछ भी लीजिएगा। जैसे पहला चैप्टर सादृश्यता लिखा हुआ है, जानते हैं क्या होता है ये एनालॉजी? किस प्रकार के प्रश्न आते हैं जानते हैं एनालॉजी में? सुने हैं इसको? किस प्रकार के प्रश्न आते हैं? प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, चलिए बताइए, बताइए किस प्रकार के प्रश्न आते हैं एनालॉजी में? सुने हैं ना, प्री में भी तो आया होगा यार, ये चैप्टर तो प्री में भी तैयार किए होंगे। प्रश्न का पैटर्न पूछ रहा हूं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं बताइए? वो तो वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन। सादृश्यता क्या होता है? क्या होता है बताइए? एनालॉजी, एनालॉजी सादृश्यता, हाँ ये प्रश्न है। संबंध, समानता, समझ आ रहा है? थोड़ा सा एक ब्रीफ जानकारी दे रहा हूं और क्या पढ़ाऊंगा समझना। जो प्री में आपने चैप्टर्स पढ़े हैं ना, पहले उस पे काम नहीं कराऊंगा मैं। पहले मेंस के जो सेपरेट चैप्टर्स हैं, जहां से मैक्सिमम प्रश्न, जहां से 25 से 30 प्रश्न आए थे, जैसे एक न्याय निगमन सुने हैं, सिलॉग, ये चैप्टर पिछले बार 9 से 10 प्रश्न आए थे। मेंस का पेपर देखना, 9 से 10 प्रश्न। एक आपका हो गया पहली परीक्षण, पजल टेस्ट, पिछले बार 9-10 प्रश्न यहां से भी आए थे। एक होता है बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट, ये तो सुने होंगे, यहां से भी पिछले बार 8-9 प्रश्न आए थे। इन 3 चैप्टर पे अगर आपने ढंग से पकड़ बना ली ना, तब जाके आपसे मुख्य परीक्षा का पेपर नंबर 3 बनने वाला है। पेपर नंबर 3 बनेगा तो ही सिलेक्शन होगा, ऐसा हो गया। देखिए, पेपर नंबर 3 आपको या तो बहुत आगे ले जाएगा या तो बहुत पीछे धकेल देगा। पेपर नंबर 3 में लाने वाले बच्चे 200 में 180 नंबर भी लाएंगे और नहीं लाने वाले बच्चे 80 नंबर भी लाएंगे। 100 नंबर, 80-80 नंबर का फासला यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और इतने बड़े फासले को ना तो पेपर 1 से पाट सकते हैं, ना ही पेपर 2 से पाट सकते हैं आप। तो बहुत बहुत खतरनाक पेपर है, या तो बहुत आगे ले जाएगा या तो बहुत पीछे धकेलेगा। तो बताऊंगा मैं किस प्रकार से पढ़ाने वाला हूं, एकदम कुछ अलग तरीके से काम चालू करेंगे, समझाऊंगा पूरा मैं, पूरा शेड्यूल बताऊंगा किस प्रकार से। शेड्यूल 6 दिन का चलेगा आप लोगों का, एक सिस्टमेटिक शेड्यूल पूरा हमने सोचा है इस बार, तो 6 दिन का पूरा शेड्यूल भी आपको समझाऊंगा किस प्रकार से पूरा क्लास चलने वाला है ये। तो पहले थोड़ा समझ लो सिलेबस क्या है। सादृश्यता का मतलब होता है कि सिमिलैरिटी, समानता। सादृश्यता में प्रश्न कैसा बनता है, थोड़ा थोड़ा जानकारी बस सुनते जाओ, एक पता तो रहे कि क्या क्या पढ़ना है आपको सिलेबस में। सादृश्यता का मतलब होता है सिमिलैरिटी, समानता। कहने का मतलब ऐसा, जैसे मैं बोलूं 5 का संबंध है 7 से, तो 9 का संबंध किससे होगा, इसको बोलते हैं सादृश्यता का प्रश्न। समझ आ रहा है? 5 का संबंध जिस प्रकार 7 से है, उसी प्रकार 9 का संबंध किससे होगा, ये है एनालॉजी, सादृश्यता। ये क्या बताता है, ये जो है ना, ये है सादृश्यता का चिन्ह। ये जो चिन्ह आप देख पा रहे हैं, ये सादृश्यता का चिन्ह है। ये क्या बताता है कि जो रिलेशन 5 का 7 के साथ है ना, वैसा ही रिलेशन 9 का किसके साथ होगा। तो ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह है सादृश्यता का चिन्ह, एनालॉजी का चिन्ह। ये बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, सिमिलैरिटी होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सिमिलैरिटी होना चाहिए। तो आपको एक लॉजिकल संबंध खोजना है, 5 का संबंध 7 से किस प्रकार है, एक लॉजिकल मैनर में आपको संबंध खोजना है। अब जैसे ये हो गया संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ऐसा ही प्रश्न आता है अक्षरों पर आधारित। ऐसा ही प्रश्न कैसे आएगा, देखो अक्षरों पर आधारित प्रश्न कैसे आएगा। जैसे मैं लिख दिया एलजेड, इसका संबंध है ओए से, और मैं पूछ लिया आपसे एमआर का संबंध किससे होगा। ये देखिए, समझ आ रहा है? संख्याओं पर प्रश्न हो गया, अक्षरों पर प्रश्न हो गया। अब यहां पे आपको देखना है कि एलजेड का संबंध ओए से किस प्रकार है, उसी मैनर में एमआर का संबंध किससे होगा। समझ पा रहे हैं बात को? इसी में प्रश्न आता है शब्दों पर। शब्दों पर प्रश्न कैसे आता है, जैसे बोल देगा मध्य प्रदेश का संबंध है भोपाल से, मध्य प्रदेश का संबंध है भोपाल से, तो उत्तर प्रदेश का संबंध किससे होगा। ये शब्दों पर आधारित प्रश्न हो गए।
मध्य प्रदेश का संबंध है भोपाल से, तो उत्तर प्रदेश का संबंध किससे होगा? ये पूरा जनरल नॉलेज का प्रश्न हो जाता है। ये होते हैं सादृश्यता के प्रश्न, 3 वैरायटी के। इसके अलावा एक आता है समूह सादृश्यता। समूह सादृश्यता में क्या होता है? 3 संख्याओं का एक समूह आपको दे देगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं दे दिया 3, 4, 5, ये 3 संख्याओं का एक समूह आपको दे दिया। मैं बोला इन तीनों में जो संबंध है आपस में, वैसा ही संबंध दिए गए ऑप्शन की कौन सी 3 संख्याओं में है? 3-3 संख्याओं का ऐसा ऑप्शन दे देगा आपको, बोलेगा जो संबंध इन तीनों में है, तो एक संबंध आपको क्रिएट करना पड़ेगा और वैसा ही संबंध इनमें से किस ऑप्शन की 3 संख्याओं में है। इसको बोलते हैं समूह सादृश्यता, ग्रुप एनालॉजी बोलते हैं इसको। 4 प्रकार के प्रश्न तो ये हो गए। एक और आता है, एक और आकृतियों में सादृश्यता आता है। आकृतियों में, फिगर्स में कैसा आता है? जैसे ये कोई फिगर दे दिया, बोला इस फिगर का रिलेशन इस फिगर से है, तो फिर बताओ इस फिगर का रिलेशन किस फिगर से होगा? समझ आ रहा है? तो शब्दों पर आधारित सादृश्यता, अक्षरों पर आधारित सादृश्यता, संख्याओं पर आधारित सादृश्यता, फिगर्स पर आधारित सादृश्यता, और ये क्या होता है आपका? समूह सादृश्यता। ये है आपका चैप्टर। 3-4 प्रश्न मिनिमम बोल रहा हूं यहां से आएगा, 3 से 4 प्रश्न। पीएससी का एकदम पसंदीदा चैप्टर है ये। देखो ना, पीएससी का पेपर एकदम अलग दिखा व्यापम से आपको, इवन मैथ्स और रीजनिंग भी आपको व्यापम से अलग दिखा है। तो पीएससी के प्री के पेपर, पीएससी के वनडे एग्जाम्स के पेपर का एनालिसिस करना, अगर आपको पीएससी के एग्जाम्स का एनालिसिस है ना, पूरा देख करके पूरा बैठे हो, तब जाके आपको समझ में आएगा कहां से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। एनालॉजी से आप सीजीपीएससी प्री का पेपर उठा के देखना, सीजीपीएससी प्री में रीजनिंग के 30-35 प्रश्न आते हैं। राज्य सेवा परीक्षा की बात करो, सीसेट के पेपर की, रीजनिंग के 30-35 प्रश्न आते हैं लगभग हर साल। एनालॉजी के 2 प्रश्न 3 प्रश्न आते हैं हर साल, बोल रहा हूं 2 से 3 प्रश्न। एसीएफ का एग्जाम हुआ, एडीआई का एग्जाम हुआ, 2 से 3 प्रश्न आते हैं। और अभी तो आने हैं कितने प्रश्न? 70 से 80 प्रश्न आने हैं। तो 70 से 80 प्रश्न आने हैं, तो ये मान के चलिए कि एनालॉजी से आपको 4-5 प्रश्न मिनिमम मिलेंगे। और बहुत टफ है ये, लगता आसान है, टफ है ये। आपको लग रहा होगा कि सर इसमें क्या ही है, 5 में 2 जोड़े तो 7 आ गया, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 तो ऑप्शन में भी नहीं है। समझ आ रहा? जिनको लग रहा है कि 5 में 2 जोड़ने पर 7, तो 9 में 2 जोड़ने पर 11, तो 11 तो मैं बोल रहा ऑप्शन में भी नहीं है, ऑप्शन में भी नहीं है 11। ये तो सोचना भी क्राइम है इस चैप्टर में, कि 5 में 2 जोड़े तो 7, 9 में 2 जोड़े तो 11। ये तो सोचना भी क्राइम है। जो नहीं करना है ना इस चैप्टर में, उसमें सबसे पहली बात यही आती है कि ये नहीं करना होता है। तो पढ़ाऊंगा जब आगे जाके क्या होता है। प्री में तो तैयार किए हो गए यार इसको, प्री में तो तैयार किए हो गए, नहीं किए थे क्या? कि प्री बस हो गया है? पहली बार इस चैप्टर को देख रहे हो क्या? प्री में तो पढ़े होगे ना यार, बहुत सारा पढ़ना है इसमें। क्या होगा इसका उत्तर बताओ तो? एनआई होगा ना, विपरीत अक्षरों का जोड़ा, वो लिखा हुआ है। इसका उत्तर क्या होगा? लखनऊ। समझ आ रहा है? मेन दिक्कत कहां पे आती है? संख्याओं में ही आती है। खैर, अगला चैप्टर तो सुने ही होंगे, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग तो सुने होंगे। शब्द का कोड शब्द में कर देगा, शब्द का कोड संख्या या अंक में कर देगा। चाइनीज कोडिंग के प्रश्न आते हैं। यदि काला को सफेद, सफेद को लाल, लाल को हरा, हरा को पीला, पीला को लाल, लाल को गुलाबी, गुलाबी को नीला कहा जाए, तो बताओ रक्त का रंग कैसा होगा? इस वैरायटी के प्रश्न भी आते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग से तो आप भली भांति परिचित होंगे। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है कोड को डिकोड करना, कोड को डिकोड करना, कोड को डिकोड करना। रीजनिंग का क्लास ही है ये, मैथ्स का क्लास, रीजनिंग का क्लास अभी तो मिक्स ही चल रहा है यार। अभी तो मैं पेपर 3 का ये सिलेबस तो पता होगा यार, इतना भी नहीं पता कि मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिला करके है पेपर 3 में। तो ये रीजनिंग और मैथ्स दोनों मर्ज हैं पूरा इसमें। तो अभी मैं सिलेबस पे ही बात कर रहा हूँ, और रीजनिंग पे ही काम करना है मेन। तो आपको 70 से 80 क्वेश्चन तो रीजनिंग के ही आने हैं। कोडिंग डिकोडिंग तो जानते ही हैं क्या होता है, कोड को डिकोड करना। कोड को डिकोड करने का मतलब, जैसे मैं राम का कोड लिख दिया, ऐसा कुछ राम का कोड लिख दिया SBN, शब्द का कोड किसमें कर रहा हूं? शब्द में। जैसे मैं आंसर का कोड लिख दिया कितना? 80, तो मैं शब्द का कोड किसमें कर रहा हूं? संख्या या अंक में कर रहा हूं। समझ पा रहे हैं? तो कोड को डिकोड करना, इस कोड को डिकोड करना है, ये आप जानते हैं। चाइनीज कोडिंग के प्रश्न आते हैं, चाइनीज कोडिंग का दिखना आएगा, गारंटीड आएगा।
एक चाइनीज कोडिंग का पूरा कहानी लिख करके 3-4 प्रश्न आपसे पूछेगा। चाइनीज कोडिंग देगा ही आपको, 70-80 प्रश्न आने हैं तो पीएससी देगा ही, चाइनीज कोडिंग रोक नहीं सकता अपने आप को पीएससी, क्योंकि इतने सारे प्रश्न कहां से छापेगा वो। तो चाइनीज कोडिंग का एक पूरा कहानी लिख करके 4-5 प्रश्न देगा। सीजीपीएससी प्री में ये सब आता है, तो इधर पे देगा वो। तो कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारा काम है, वो पूरा कोडिंग डिकोडिंग आप जानते हैं। वर्गीकरण क्या होता है तो ये आप जानते हैं, क्लासिफिकेशन जो आप बोल रहे थे, 4 में से 3 एक जैसे होंगे और एक क्या होगा, अलग। 4 में से 3 में सिमिलैरिटी होगी और चौथा अलग होगा। अब इसमें प्रश्न संख्याओं पर भी आता है, इसमें प्रश्न अक्षरों पर भी आता है, इसमें प्रश्न जनरल नॉलेज का भी आता है। समझ आ रहा है? आलू, मूली, टमाटर, इस प्रकार के 4 सब्जियों के नाम दे देता है। 3 में सिमिलैरिटी, एक क्या है, अलग। 4 संख्याएं दे देगा, 3 में सिमिलैरिटी, एक अलग। इस प्रकार के अक्षरों के 4 समूह दे देगा, 3 में सिमिलैरिटी होगी, एक अलग होगा। उसी को बोलते हैं वर्गीकरण। विषम को पहचानिए, ऐसा सुने होंगे आप। श्रृंखला जानते ही है क्या होता है? श्रृंखला, नंबर्स का श्रृंखला और श्रृंखला अक्षरों का श्रृंखला। यहां से 6-7 प्रश्न आएगा कम से कम। पिछले बार आया था 7-8 प्रश्न श्रृंखला से, 7-8 प्रश्न आया था श्रृंखला से पिछले बार। 6-7 प्रश्न तो यहां से एकदम लिख के ले लीजिए, श्रृंखला से आएगा। ऑर्डर रैंकिंग जानते ही हैं, इसी में रैंकिंग, इसी में ऑर्डर रैंकिंग दोनों कवर हो जाता है। रैंकिंग का मतलब वही राम का स्थान दाएं से चौथा, बाएं से 16वां, तो बताओ पंक्ति में कितने बच्चे। ऑर्डर रैंकिंग का मतलब ये इससे बड़ा, वो उससे छोटा, ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा, क्रम से जमाइए, उसी को ऑर्डर रैंकिंग बोलते हैं। ये सब प्री में पढ़ते हैं आप, ये सब पढ़ते हैं आप। आगे बढ़ेंगे, देखिए दिशा दूरी जानते ही हैं, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। दिशा दूरी का मतलब आप सभी जानते हैं। दिशा दूरी का मतलब वही उत्तर की ओर गए, दाएं मुड़े, बाएं मुड़े, इस प्रकार से प्रारंभिक अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या है, किस दिशा में जा रहे हो। सिचुएशन दे दिया कि ए बी के 2 मीटर पूरब में है, बी सी के 4 मीटर दक्षिण में है, ऐसे करके 5-6 कंडीशंस दे दिया। डायग्राम बनाइए और डायग्राम बनाने के बाद आपको 3-4 प्रश्न दे देगा उसमें। यहां से भी बड़े प्रश्न आने की संभावना पूरी है, क्योंकि पीएससी एसीएफ का एग्जाम हो, प्री का एग्जाम हो, पूरा एक एक कहानी लिख लिख करके डायग्राम बनवाया है और उस पर आधारित 3-3 4-4 प्रश्न दिया है। तो यहां से पूरी पूरी संभावना है इस प्रकार का प्रश्न आ जाएगा। अनुपलब्ध संख्याओं का मतलब क्या होता है? तो अनुपलब्ध संख्याओं का मतलब जैसे इसमें लिखा है, देखिए संख्याएं और वर्णमाला आधारित आव्यूह और आरेख। आव्यूह वगैरह पिछले बार भी पढ़े होंगे, मेंस दिए होंगे तो। आव्यूह, आव्यूह है बहुत आसान, जब आएगा तो बताऊंगा। वो मत सोचिए ना कि आव्यूह मैट्रिक्स, वो मत सोचिए कि 11वीं 12वीं का गणित है ये। एकदम सिंपल सा रीजनिंग है, मैं बताऊंगा आगे चल के क्या होता है ये। इसके बाद वर्णमाला जानते हैं क्या होता है? वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं इसमें। इस शब्द से कौन सा शब्द बना सकते हैं, कौन सा नहीं बना सकते। इस शब्द में अक्षरों के कितने जोड़े हैं, जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। 5-6 शब्द आपको दे देगा, बोलेगा इनको अंग्रेजी की डिक्शनरी में, शब्दकोश में जमाइए। पिछले बार 2 प्रश्न आया था शब्दकोश से जमाने वाला। अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे प्रश्न। वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला। वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट। वेन डायग्राम में ये जो है ना, न्याय निगमन बोलते हैं इसको हिंदी में, सिलॉग, न्याय निगमन, ये बहुत काम का है। न्याय निगमन बोलते हैं इसको। यहां से आया था 8-9 प्रश्न पिछले बार। इसके अलावा वेन डायग्राम में ये सब प्रश्न तो बनते ही हैं। 2-2 3-3 वेन डायग्राम को ऐसा मर्ज कर देगा और उसके बाद बोलेगा कौन केवल त्रिभुज में, कौन केवल चतुर्भुज में, कौन त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों में। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसके अलावा 3 शब्द आपको दे देगा, बोलेगा देश, राज्य, जिला, इसके लिए वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ये सब आता है। ये सब तो पढ़े होंगे। मेन यहाँ पे पढ़ना है ये सिलोगिज्म जो लिखा है ना, ये जो लिखा है न्याय निगमन बोलते हैं इसको, ये पढ़ना है मेन आपको, जो प्री में आप नहीं पढ़े होंगे। ये बहुत काम का है। यहां से 8-9 प्रश्न लिखवा के ले लीजिए, क्या आएगा ही। वेन डायग्राम का हिस्सा होता है वो। आगे देखेंगे तो पहली पजल टेस्ट। पजल टेस्ट में क्या होता है, पूरा पजल आपको दे देगा, एक पूरा पजल आपको दे देगा, उस पजल को पढ़ना है और उस पजल के बेसिस पे आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसी में बैठक व्यवस्था आता है, देखिए बैठक व्यवस्था। अब आपको वृत्ताकार मेज में बैठा देगा, आपको वर्गाकार मेज में बैठा देगा, आपको सीधी लाइन में बैठा देगा। कुछ कंडीशंस आपको देगा और कुछ कंडीशंस बोलेगा आपको खुद से दिमाग लगा के निकालनी है। उसके बेसिस पे आप बताइए कि कौन कहां बैठा है। समझ आ रहा है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। पिछले बार तो बैठक व्यवस्था का बहुत बड़ा बड़ा प्रश्न दिया था, बच्चे उसी में उलझे रह गए थे। पिछले बार पजल टेस्ट का बड़ा बड़ा प्रश्न आ गया था, बच्चे पूरा उसी में उलझ गए थे। वही बच्चों का पूरा समय खा दिया था।
आधा आधा पेज का पजल टेस्ट लिख दिया था, आधा आधा पेज का बैठक व्यवस्था दे दिया था, उसी में बच्चे उलझे रह गए थे। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या देखो, डेटा पर्याप्तता, डेटा सफिशियंसी बोलते हैं इसको, डेटा पर्याप्तता। इसमें घन डाइस ये सब पढ़ना है आपको। देखिए, जानते ही हैं डाइस पासा। अंक गणितीय संचालन, अंक गणितीय संचालन का मतलब वही सब गणितीय संक्रियाएं जो आप पढ़े हैं। गणितीय संक्रियाएं, प्लस को माइनस कहा जाए, माइनस को प्लस, इस प्रकार के प्रश्न। इसके बाद पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, क्यूब एंड डाइस, गिनती के आंकड़े, वो फिगर्स से संबंधित चीजें हैं। पेपर फोल्ड करने पर कैसा बनेगा, पेपर काटने पर कैसा बनेगा, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा गणित का पोर्शन है। ये दोनों पोर्शन पूरा गणित का है। ये दोनों, ये पूरा पूरा सेक्शन जो है ये गणित का है। ये गणित का सेक्शन है। देख सकते हैं संख्या है, उनके संबंध, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, औसत, इसी में माध्य माध्यिका, बहुलक, लाभ हानि, सरल और यौगिक का मतलब मिश्रण बोलते हैं इसको, समय और कार्य, मेंसुरेशन, चाल समय, दूरी वाला सेक्शन है, समीकरण है, एसआई और सीआई भी है। इसमें लिखना भूल गए हैं ये लोग, एसआई और सीआई भी है। इंग्लिश में लिखा है, क्या लिखा है देखो, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई और सीआई भी है। ये पूरा गणित वाला सेक्शन है। जो आप प्री में पढ़े हैं लगभग पूरा वही गणित फिर से पढ़ना है। जो आप प्री में पढ़े हैं पूरा वही गणित फिर से पढ़ना है। इसके बाद लास्ट में ये कैलेंडर, रीजनिंग का पार्ट है, रिश्तों की समस्याएं। रिश्तों की समस्याएं बोलने का मतलब ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, उसी को रिश्तों की समस्याएं लिख दिया है। ये वाला गणित का पोर्शन है। लाइन ग्राफ और पाई चार्ट, ये गणित का पोर्शन है। लाइन ग्राफ का मतलब एक्स और वाई एक्सिस में इस प्रकार से आप लाइन ग्राफ बना के डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, और पाई चार्ट में सर्कल के सेक्टर में डेटा को आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये गणित का पार्ट है। तो आप देखेंगे तो गणित में 13 नंबर पूरा है, 14 नंबर पूरा है और 15 नंबर का कुछ पार्ट है। तो 13 नंबर, 14 नंबर और 15 का कुछ पार्ट गणित है, मतलब 15 भाग है पूरे। 15 में 13 नंबर, 14 नंबर और 15 का कुछ पार्ट जो है ये गणित है, बाकी सब का सब रीजनिंग है। इसीलिए वेटेज भी रीजनिंग का ज्यादा ही रहेगा। अब यहां पे ऐसा नहीं कि गणित है ही नहीं, बहुत कम पढ़ना है, पढ़ना तो बराबरी है। गणित का एक ही लाइन में सब चैप्टर लिख दिया। देखो, औसत पढ़ना है, प्रतिशत पढ़ना है, लाभ हानि पढ़ना है, एसआई सीआई पढ़ना है, चाल समय दूरी पढ़ेंगे तो रेलगाड़ी नावधारा पढ़ना ही पड़ेगा, समय कार्य लिखा है तो पाइप टंकी पढ़ना ही पड़ेगा, मेंसुरेशन लिखा है मतलब 2D 3D पूरा उसमें आ जाता है, अनुपात समानुपात लिख दिया है, मिश्रण लिख दिया है, बचाया क्या है, सब तो लिख ही दिया है। बस वो 2 भाग ऐसा लिखा है, बाकी तो सभी लिख दिया है, समीकरण तक लिख दिया है, बचाया क्या है, संख्या लिख दिया है, सरलीकरण लिख दिया है, दशमलव भिन्न लिख दिया है। तो गणित में लग रहा है कि बस ये 2 ही भाग हैं 13 14, लेकिन पूरा गणित लिख दिया है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा गणित इसमें लिख ही दिया है। तो पढ़ना तो गणित को भी पड़ेगा, लेकिन गणित जो आप पढ़े हैं प्री में वही पूरा पूरा वापस से काम में आ जाएगा। ये वाला प्री में नहीं पढ़ते हैं आप, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट, इसको यहाँ पे पढ़ेंगे आप। तो मेनली रीजनिंग है आपके पेपर नंबर 3 में 70 से 80 क्वेश्चन का। गणित पढ़ना है 20 से 30। अब गणित 20 से 30 आएगा तो कम लग रहा है, क्योंकि रीजनिंग 70 आ रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो 20 से 30 प्रश्न कम तो नहीं होते हैं, 20 से 30 प्रश्न कम थोड़ी होते हैं यार। ये है आपका पूरा का पूरा पेपर नंबर 3। अब देखो मेरा अप्रोच क्या है, मैं जो रायपुर में भी चला रहा हूं क्लासेस, रायपुर में जिस हिसाब से क्लासेस चला रहा हूं अपनी में पेपर नंबर 3 की, वैसा ही प्लानिंग यहां पर भी लेके चलूंगा। एक बात तो ये समझो, अगले वीक से शेड्यूल फिक्स रहेगा। जैसे गुरुवार शुक्रवार शनिवार को आपका एक पेपर नंबर 3 लगेगा और एक आपका लैंग्वेज लगेगा, हिंदी लैंग्वेज, मेरा और सुधीर सर का लगेगा गुरु शुक्र शनि को। इस वीक आ नहीं पाए, वो बाहर गए हुए हैं। तो अगले वीक से फिक्स है कि गुरुवार शुक्रवार शनिवार को आपका मेरा क्लास लगेगा 1.5 से 2 घंटे का, और 1.5 से 2 घंटे का हिंदी का क्लास लगेगा सर का। और सोमवार मंगलवार बुधवार को एक आपका अंग्रेजी लगेगा पेपर नंबर 1 का ही, और 2 क्लास आपकी लगेंगी पेपर नंबर 2 की, एक छत्तीसगढ़ और एक इंडियन जीएस। ऐसा शेड्यूल चलेगा आपका, ये शेड्यूल चलते रहेगा। लगभग 3.5-4 घंटे की क्लास अभी चलेंगी। तो गुरु शुक्र शनि को पेपर नंबर 3 में लूंगा, गणित और रीजनिंग वाला, और आपका पेपर नंबर 1 का हिंदी रहेगा, सुधीर वर्मा सर लेंगे। और सोमवार मंगलवार बुधवार को अंग्रेजी लगेगा जो पेपर नंबर 1 में है, और साथ में पेपर नंबर 2 का 2 सब्जेक्ट, एक छत्तीसगढ़ और एक इंडियन जीएस। ये फिक्स शेड्यूल है, यही चलते रहेगा खत्म होते तक, यही चलते रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा, यही चलेगा।
अब मेरा रायपुर के बच्चों को भी सजेशन यही था, मेरा जो सजेशन था उनको, रायपुर के बच्चे भी मुझसे पूछ रहे थे कि सर तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए। तो रायपुर के बच्चे भी मेरे से पूछे थे, तो मैं उनको यही सजेशन दिया था कि रीजनिंग में काम चालू करो, और रीजनिंग में ऐसे टॉपिक्स पे काम चालू करो जो आप प्री में बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, प्री में देखे भी नहीं है ऐसे टॉपिक्स को, और जहां से मैक्सिमम प्रश्न आए थे। जैसे मैं 3 चैप्टर की बात कर रहा हूं, देखना एक बार समझना, 3 चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, समझेंगे बात को। जैसे एक है आपका न्याय निगमन, एक न्याय निगमन है, सिलोजिज्म बोलते हैं इसको। एक है आपका बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, इसको बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। तीसरा है पहली परीक्षण, पहली परीक्षण, इसको बोलते हैं पजल टेस्ट। मान के चलिए कि 25 से 30 प्रश्न आपको यहां से मिल जाएंगे, कंफर्म बोल रहा हूं, 25 से 30 प्रश्न बोल रहा हूं, मिल जाएंगे आपको। गणित के बराबर का वेटेज है इन तीनों चैप्टर का, समझ आ रहा है। पिछले बार भी आए थे लगभग 30 प्रश्न, उससे ज्यादा ही आए थे इधर से, 25 से 30। चलिए एक और मिला लीजिए, चलिए इसी में एक है आंकड़ा निर्णय, एक और मिला लीजिए। अब इन 4 चैप्टर से तो मान के चलिए 25 से 30 आने हैं। आंकड़ा निर्णय, डेटा सफिशिएंसी, आंकड़ा निर्णय, ये चारों चैप्टर ऐसे हैं, ये चारों चैप्टर ऐसे हैं जो आप प्री में नहीं पढ़े होंगे, समझ आ रहा है। प्री का जो सिलेबस था, प्री के सिलेबस में इन चारों चैप्टर को आप नहीं पढ़े होंगे। न्याय निगमन में प्रश्न कैसे आते हैं, कथन रहता है और निष्कर्ष रहता है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन रहता है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। जैसे कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, देखें ऐसे प्रश्न, सभी बिल्ली शेर हैं, कोई शेर चूहा नहीं है, उसके बाद निष्कर्ष रहते हैं, इस प्रकार का। बैठक व्यवस्था में कैसा प्रश्न आएगा, एक वर्गाकार मेज में बैठा देगा, एक गोलाकार मेज में बैठा देगा, एक सीधी पंक्ति में बैठा देगा, या सीधी पंक्ति में आमने सामने बैठा देगा, यही सब कराएगा। पहली परीक्षण में कैसे प्रश्न आते हैं, एक पजल दे देगा, फ्लोर पजल, 5-6 फ्लोर एक के ऊपर एक हैं, किसी फ्लोर में इंजीनियर रहता है, किसी में डॉक्टर, किसी में सीए, तो आपको जमाना है कि किस फ्लोर में कौन रहता है, उसका प्रोफेशन क्या है, समझ आ रहा है। आपको बॉक्स पजल दे देगा, 8-9 बॉक्स अलग अलग रंग के एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, 8-9 बॉक्स एक के ऊपर एक अलग अलग रंग के रखे हुए हैं। कुछ कंडीशंस दे देगा, कुछ आपको खुद से दिमाग लगा के निकालनी है, और उन बॉक्सेस को एक के ऊपर एक ऐसा जमाना है। जैसे आपको दे दिया 8 लोग हैं, ये अलग अलग शहर में रहते हैं और इनका अलग अलग प्रोफेशन है। अब कुछ कंडीशन आपको दे दिया और कुछ आपको खुद से निकालनी है और बताना है कि वो 8 लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति कहाँ रहता है और उसका प्रोफेशन क्या है। इसको पजल बोलते हैं। पहली आंकड़ा निर्णय, ये बहुत आसान है, मजा भी आता है, बहुत आसान है। आंकड़ा निर्णय, डेटा सफिशिएंसी में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पीएससी का ये भी बहुत अच्छा पसंदीदा टॉपिक है। डेटा सफिशिएंसी में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक पूरी कहानी आपको लिख करके देगा, ऐसा क्वेश्चन देखे होंगे पीएससी के एग्जाम में, एक पूरी कहानी देगा। जैसे मान लो किसी कॉलेज में आपको एमबीए में एडमिशन चाहिए, किसी कॉलेज में एमबीए में एडमिशन चाहिए, तो इसकी शर्तें बता देगा कि आपका 10वीं में इतना हो, 12वीं में इतना हो, चयन परीक्षा में इतना हो, साक्षात्कार में इतना हो, ग्रुप डिस्कशन में इतना हो, ऐसी 5-6 शर्तें आपको बता देगा। उसके बाद कुछ छूट बताएगा, छूट कि आपका 10वीं में इतना होना चाहिए था, लेकिन अगर आपका इतना भी है तो आप बाहर नहीं होंगे, आपका मामला एचओडी के पास जाएगा। आपका जो इंटरव्यू में इतना होना चाहिए था लेकिन इतना है तो आप बाहर नहीं होंगे, आपका मामला कमिटी के पास जाएगा। ऐसे करके पूरी कहानी 1 पेज की भरेगा। उसके बाद 4-5 बच्चों का बायोडेटा आपको दे देगा कि रोहन ऐसा ऐसा इस वर्ष 10वीं पास किया, उसका डेट ऑफ बर्थ ये है, 12वीं पास किया, उसका परसेंट ये है। ऐसा करके पूरा 4-5 बच्चों का बायोडेटा, मतलब 4-5 प्रश्न दिया, आपको बताना है उन बच्चों के साथ क्या होगा, उनका चयन होगा, चयन नहीं होगा, मामला एचओडी के पास जाएगा, कमिटी के पास जाएगा। ऐसे ऑप्शंस रहते हैं, इसको बोलते हैं डेटा सफिशिएंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021, 22, 23, 24, 20 हर एग्जाम में सीजीपीएससी के 4 से 5 प्रश्न आए हैं। यहां से सोचो 30-35 में 3-3, 4-4, 5-5 प्रश्न आए हैं। तो ये चारों चैप्टर पे काम करिए, इन चारों चैप्टर से 25 से 30 प्रश्न आएंगे, समझ आ रहा है। 1/4 आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये चैप्टर ऐसे है ना कि इसमें आप काम करके छोड़ देंगे तो फिर फेल हो जाएंगे आप इसमें। आपको क्या करना होगा, समझो बात को। न्याय निगमन तो पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, न्याय निगमन में दिमाग नहीं लगाना है। न्याय निगमन में जैसा मैं बोलते जाऊंगा वैसा फॉलो करते जाना है, दिमाग नहीं लगाना है, इसमें फॉलो करना है बातों को मेरी। इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें
तो ये 2 चैप्टर ऐसे हैं ना कि जब मैं बैठक व्यवस्था चालू करूंगा ना तो रोज एक आध प्रश्न कराते रहूंगा आपको बैठक व्यवस्था का, ये महीने भर चलते रहेगा। रोज एक आध प्रश्न आपको पहली का कराते रहूंगा, ये महीने भर चलते रहेगा। इतना प्रैक्टिस हो जाए इन दोनों चैप्टर में, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर हैं कि समय भी ले लेंगे और हो सकता है कि आपका आउटपुट भी जीरो रहे इसमें। आप पहली को पढ़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, आधा ही सॉल्व हो पाया, आधा हुआ तो प्रश्न के उत्तर नहीं निकाल पाएंगे। कहने का मतलब समय भी खर्चा हो गया और 3-3 4-4 प्रश्न लिंक में रहेंगे। तो समस्या ये आएगी कि समय भी खा देंगे चैप्टर और आपको आउटपुट भी नहीं देंगे और बड़े संख्या में प्रश्न यहां से छूटेंगे आपसे। ये समस्या आएगी। तो ये कोई 2 दिन में 3 दिन में ठीक करने वाले सब्जेक्ट ये चैप्टर नहीं है। ये 2-3 दिन वाले है ही नहीं। इसमें लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। प्री हो गया, अब मेंस का एग्जाम लिखना है तो मेंस के एग्जाम तक डेली एक आध प्रश्न पजल का मार दीजिए, डेली एक आध प्रश्न बैठक का मार दीजिए। ये 2 चैप्टर महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तक साथ में चलते रहेंगे आपके। तो इसको पैरेलल एक साइड चलाते रहेंगे अपन, आधे घंटे 20 मिनट पैरेलल डेली चलाते रहेंगे इसको। इसको संपूर्णता में खत्म करेंगे, इसको संपूर्णता में खत्म करेंगे और ये दोनों पैरेलल चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। एक आध प्रश्न डेली अपन पहली का, कभी बैठक का, ये महीना 1.5 महीना तक चलते रहेगा। इतना प्रैक्टिस करना है कि एकदम देखें और 2-3 मिनट में खत्म हो जाए वो। बैंकिंग वाले बच्चे यही तो करते हैं। बैंकिंग में 35 प्रश्न आते हैं रीजनिंग के, जिसमें से आप देखेंगे ना तो 35 प्रश्नों में, बैंकिंग में 35 प्रश्नों में लगभग 15 से 20 प्रश्न तो इन्हीं तीनों चैप्टर से रहते हैं, इन 3 चैप्टर से। बैठक और पहली के प्रश्न भरपूर रहते हैं वहां पे और बच्चे ऐसा सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि वो उसी पे पूरा पूरा का पूरा प्रैक्टिस करते हैं उसी पे। ये खत्म हुआ ना आपका, इसमें कॉन्फिडेंस आ गया तो बाकी सब तो बनेगा ही यार, बाकी में कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी तो वही सब प्री वाला है, उसका भी अप्रोच सीखेंगे लेकिन उनमें दिक्कत नहीं होगी आपको। समझ आई बात यहां तक? और गणित का देखेंगे साइड में, चालू करेंगे उसको, लेकिन प्रायोरिटी में तो ये आप काम करेंगे। और एग्जाम हड़बड़ी में हो भी गया मान लीजिए, तो कम से कम जो नए टॉपिक्स हैं वो तो आपको बनने चाहिए यार। प्री वाले तो फिर भी एक बार आप मार लोगे एफर्ट, पासा का प्रश्न दूंगा तो बना ही लोगे। अब पासा को मैं क्या पढ़ाऊं बताओ ना अभी शुरू में। मेरा प्रायोरिटी यही रहेगा कि जो टॉपिक्स आपके लिए नए हैं, जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं प्री में, जो आपसे नहीं बनते हैं, उन टॉपिक्स को पहले कंप्लीट कर लें आप, जिससे एग्जाम अगर हड़बड़ी में हो गया तो फिर आपको समस्या ना आए। और ये चैप्टर पे शुरू में काम करना है अपन को। मैथ्स में ऑलमोस्ट आपने पूरा पढ़ा है। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन का मतलब वही त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, वही घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, यही सब मेंसुरेशन में आता है। तो गणित में तो लगभग सारे चैप्टर्स पे आपने काम किया होगा। रीजनिंग में थोड़ा समस्या आता है। इसके अलावा कुछ प्रश्न मैं और कराऊंगा जो लिखे नहीं है, वो प्रश्न आ सकते हैं, पिछले बार आए थे। कथन, कार्यवाहियां, देखे ना ऐसे प्रश्न, कथन और कार्यवाहियां, कोई कथन दे देगा, उसके लिए कार्यवाही क्या होनी चाहिए, ये सब आता है। कथन, कार्यवाही, कथन और निष्कर्ष, कथन और पूर्व अवधारणा। कथन और पूर्व अवधारणा का मतलब कोई कथन दे दिया, उसके पीछे की पूर्व अवधारणा क्या रही होगी। कथन, कार्यवाही, कोई समस्या दे दिया, उसमें आप क्या कार्यवाही करेंगे, उसको बोलते हैं कथन, कार्यवाही। तो ये सब सेक्शन पे भी काम अपन को करना पड़ेगा। तो बाकी सिलेबस में जितना लिखा है वही पढ़ना है, 2-3 सेक्शन जो मैं बोल रहा हूँ वो अलग से पढ़ने हैं आपको। बताइए, यहां तक में कुछ प्रश्न है किसी का तो पूछिए मेरे से। मेंसुरेशन मतलब 2D 3D तो होता है यार बोलेश्वरी, वो तो हो गया होगा, देख लेता हूं मैं, उसमें नहीं हुआ होगा डलवा दूंगा मैं। मेंसुरेशन का मतलब कंफ्यूज मत होना ना, 2D 3D ही होता है, क्षेत्र मिति बोलते हैं उसको। बताइए, कुछ प्रश्न है किसी का तो, कुछ पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो, बताइए। कुछ प्रश्न होगा तो बताइए। चालू करें फिर न्याय निगमन। न्याय निगमन बहुत एडवांस लेवल तक गया है पीएससी। न्याय निगमन पढ़े हैं इससे पहले कभी? नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं? न्याय निगमन पढ़े इससे पहले कभी? पढ़े हैं? बहुत सारे, मतलब बहुत स्टैंडर्ड तक के प्रश्न, बहुत स्टैंडर्ड अच्छे लेवल तक के प्रश्न पूछा है। 2021 में तो ऐसे प्रश्न पूछा है पीएससी जो कि आपको दीपक कुमार की बुक में, राकेश यादव की बुक में मिलेंगे ही नहीं। राकेश यादव मतलब सेंट्रल का जो टीचर है राकेश यादव, दीपक कुमार राकेश यादव की बुक में नहीं मिलेंगे। इस लेवल तक के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे जनरली अपन क्या पढ़ते हैं, कुछ ए बी हैं ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन 2021 में क्या पूछा गया है, केवल कुछ ए बी हैं। निष्कर्ष में अपन क्या पढ़ते हैं,
सभी ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, लेकिन क्या पूछा गया है? संभावना। सभी ए के बी होने की संभावना है, कुछ ए के बी होने की संभावना है। 21 में ऐसा 21-22 का जो दौर था उसमें पीएससी ने ये सब पूछा है। पिछले बार ऐसा ही में पूछा है, बहुत ज्यादा डीप जा करके। तो पढ़ाऊंगा मैं, एक एक पॉइंट को लिखते रहिएगा, समझ आ रहा? नोट्स प्रॉपर बनाते रहिएगा, क्योंकि ये चैप्टर में अगर पकड़ हो गई तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। सेम यही चीज रायपुर में चला रहा हूँ, 3 दिन की वहां क्लास, यही पढ़ रहे हैं वो बच्चे भी, वही चीज यहाँ पढ़ाऊंगा, सोचा हो साथ में सेम टॉपिक पे काम कराऊंगा, और यही पॉलिसी लेके चल रहा हूं जिससे दिक्कत ना आए उनको। चलिए, तो हेडिंग डाल लीजिए, न्याय निगमन। मैथ्स पे काम अभी नहीं करेंगे, मैथ्स पे काम देखेंगे आगे जाके कभी, रीजनिंग पे, इन चैप्टर पे काम पहले कर लें। सिलेबस तो क्लियर है ना, क्या क्या है बता दिया मैं। सिलेबस का तो एक इंट्रो दे दिया हूं मैं, बाकी इंग्लिश की क्लास लगेगी सर तो इंग्लिश वाले आके बात कर लेंगे आपसे। हिंदी का ये नेक्स्ट वीक से शेड्यूल फिक्स रहेगा, ध्यान रखिएगा। चलो देखो, न्याय निगमन। अब इसमें देखो, अलग अलग व्यक्ति के पढ़ाने के तरीके अलग अलग रहते हैं। इसमें एक 150 मेथड भी होता है जिसको बहुत सारे फैकल्टी प्रेफर करते हैं, लेकिन उस मेथड से अच्छे प्रश्न नहीं बनते हैं इसमें। तो मैं वेन डायग्राम मेथड से बताऊंगा, लेकिन जैसा बताऊंगा वैसा ही एज इट इज करना काम, अपने मन से काम मत करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होगा, आगे जाके जो दिखेगा वो होगा नहीं, और जो होगा वो दिखेगा ही नहीं आपको, ऐसा होगा कंफ्यूजन। कल के लेक्चर में देखना ना, जो चीज होगी वो नहीं दिखेगी आपको, जो नहीं होगी, समझ आ रहा है, उसको सही बोलना पड़ेगा, जो होगा उसको गलत बोलना पड़ेगा, ऐसा बहुत कुछ आएगा इसमें भी, बहुत कंफ्यूजन होता है। बहुत सारा पेशेंस रख करके आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन जैसा बताऊंगा वैसा ही समझना, अपने मन से काम मत करना इसमें। कुछ बातों को याद भी करना पड़ेगा इस चैप्टर में, तब जाके चैप्टर ठीक हो पाएगा आपका। चलो, न्याय निगमन में कथन दिया रहेगा और निष्कर्ष दिया रहेगा। तो कथनों का डायग्राम कैसे बनाना है पहले वो समझना। कथनों का डायग्राम कैसे बनाना है, तो कथन आपको दिए रहेंगे, तो कथनों का डायग्राम आपको कैसे बनाना है, तो कथनों का डायग्राम कैसे बनाना है उसके लिए समझना पॉइंट्स। 4 कथन मैं शुरू में समझा रहा हूं, वैसे तो टोटल 6-7 कथन हैं जो दिए रहते हैं, 6-7 अलग अलग प्रकार के कथन हैं, लेकिन शुरुआत में मैं 4 कथन आपको समझा रहा हूं। उन 4 कथनों का डायग्राम कैसे बनाना है, जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही बनाना। तो पहला कथन क्या रहेगा? पहला कथन मैं ले रहा हूं, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। कुछ ए बी है कहने का मतलब सम ए आर बी, सम ए आर बी, ये पहला स्टेटमेंट, पहला कथन। अगर ऐसा कथन आया तो डायग्राम कैसा बनाओगे? डायग्राम ऐसा ही बनाओगे, बार बार बोल रहा हूं, ऐसा ही बनाओगे डायग्राम। कुछ ए बी है का डायग्राम ऐसा ही बनाओगे, समझ आ रहा है? अपने मन से और कोई डायग्राम मत बनाना, क्योंकि दिक्कत हो जाएगा। तो कुछ ए बी है, सम ए आर बी का डायग्राम आपको ऐसा ही बनाना है, बिल्कुल भी चेंजेस मत करना। कुछ ए बी है का डायग्राम ऐसा बनेगा, ए और बी का कुछ पोर्शन क्या रहेगा? कॉमन। दूसरा स्टेटमेंट ले रहा हूं मैं, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, ये स्टेटमेंट दूसरा। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, तो सभी ए बी हैं का स्टेटमेंट अगर आया तो डायग्राम ऐसा ही बनाएंगे, सभी ए बी हैं ऐसा। पूरे पूरे ए जो है वो बी के अंदर रहेंगे, पूरे पूरे ए बी के अंदर रहेंगे, ऐसा ही डायग्राम आपको बनाना है। सभी ए बी हैं, समझ आ रहा है? यहीं पे अगर मैं सभी बी ए है लिखता तो बी कहां रहता? अंदर, और ए कहां रहता? बाहर रहता। तीसरा स्टेटमेंट, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, नो ए इज बी, नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है।
इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे देखिए, कोई ए बी नहीं है तो ए के पूरे सर्कल का, ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल के साथ लगाएंगे क्रॉस। क्रॉस लगाना मत भूलना, ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस लगाएंगे। कोई ए बी नहीं है, देखना सारे प्रश्न लूंगा प्रीवियस ईयर वाले भी, पीएससी के जितने भी प्रश्न आए हैं 20, 21, 22 में वो सारे प्रश्न कवर करेंगे, सारे प्रश्न बनेंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। देखना बैंकिंग रेलवे रैंडम गूगल में सर्च करके दिखाऊंगा आपको मैं, कोई भी रैंडम प्रश्न आपसे बनेगा बहुत सारा, लेकिन उससे पहले सीखना है आपको। तो यहां पर मैंने बोला कोई ए बी नहीं है तो ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस, कहने का मतलब ए के पूरे क्षेत्र का बी के पूरे क्षेत्र के साथ बोलचाल आना जाना सब बंद है, ध्यान रखिएगा। नो ए इज बी का मतलब ए के पूरे क्षेत्र का बी के पूरे क्षेत्र के साथ बोलचाल आना जाना लेना देना सब बंद। ए का कोई भी व्यक्ति, ध्यान से समझना, ए का कोई भी व्यक्ति बी में एंट्री नहीं मार सकता, बी का कोई भी व्यक्ति ए में एंट्री नहीं मार सकता, यह मतलब होता है इसका। कोई ए बी नहीं है का मतलब यही होगा, ए का कोई भी व्यक्ति, ए का कोई भी व्यक्ति बी में एंट्री नहीं मार सकता और बी का कोई भी व्यक्ति ए में कहीं पे एंट्री नहीं मार सकता। ऐसा बनाएंगे डायग्राम। चौथा, चौथा होता है कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको देखो, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। अब कुछ ए बी नहीं है का डायग्राम कैसा बनेगा देखो, ए के सर्कल के थोड़े से हिस्से का देखो, कुछ ए का मतलब थोड़े से ए, कुछ ए का मतलब थोड़े से ए, थोड़े से ए का बी के पूरे सर्कल से क्या लगाएंगे क्रॉस, ये मतलब होगा इसका। समझ आ रहा है, कोई ए बी नहीं है और कुछ ए बी नहीं है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। सम ए आर नॉट बी, नो ए इज बी, ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान से सुन लीजिए। कोई ए बी नहीं है तो कोई ए बी नहीं है मतलब ए के पूरे सर्कल का, ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस, मतलब ए का कोई भी व्यक्ति बी में एंट्री नहीं मार सकता, इसको ऐसे समझो, बी का कोई भी व्यक्ति ए में एंट्री नहीं मार सकता, ऐसे समझना है इसको। कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ मतलब थोड़े से, कुछ मतलब थोड़े से, अब थोड़े का मतलब ये भी होगा, थोड़े का मतलब ये भी होगा, तो कुछ ए बी नहीं है का मतलब क्या, थोड़े से ए का पूरे बी के साथ में क्या है क्रॉस, थोड़े से ए का पूरे बी के साथ में क्रॉस है, मतलब इतने जो ए हैं ये बी में कहीं पे एंट्री नहीं मार सकते, लेकिन बचे हुए ए जो हैं ये बी में एंट्री मार सकते हैं। बी के लोग ए में यहां पर एंट्री नहीं मार सकते, लेकिन बचे हुए क्षेत्र में एंट्री मार सकते हैं। क्रॉस का मतलब समझना, मैंने जिनके जिनके बीच क्रॉस लगाया ना, उनके उनके बीच आना जाना लेना देना बोलचाल सब बंद है। समझ पा रहे हैं बात को? तो यहां पर मैंने क्रॉस किसके किसके बीच लगाया, पूरे ए का पूरे बी से क्या है क्रॉस, पूरे ए का पूरे बी से क्रॉस है, मतलब ए का कोई भी व्यक्ति बी में एंट्री नहीं मार सकता, बी का कोई भी व्यक्ति ए में एंट्री नहीं मार सकता। लेकिन यहां पर मैंने क्या किया, थोड़े से ए का, कुछ ए, थोड़े से ए, तो थोड़े से ए का पूरे बी के साथ मैंने क्या मारा क्रॉस, मतलब थोड़े से ए का बी में कहीं पे एंट्री नहीं होगा, थोड़े से ए का बी में कहीं पे एंट्री नहीं होगा। ये जो बचे हुए ए है ना, ये बी में एंट्री मार सकते हैं, उनका कोई रोक टोक नहीं है। बी के लोग ए में यहां पर एंट्री नहीं मार सकते, लेकिन बचे हुए क्षेत्र में एंट्री मार सकते हैं। समझ आ रहा है? क्रॉस जैसे ही मैं लगाऊंगा ना, तो वो क्रॉस कितने रीजन का कितने रीजन के साथ में, ये पहले ही आइडेंटिफाई कर लेना। जितने रीजन का क्रॉस रहेगा एक दूसरे से, उतने रीजन में आना जाना लेन देन बोलचाल सब बंद रहेगा। क्योंकि आगे जाके संभावना वाला प्रश्न आएगा कि सब ए को उठा के बी में डाल सकते हो क्या, सब बी को उठा के ए में डाल सकते हो क्या, थोड़े से ए को उठा के बी में डाल सकते हो क्या, तो वहां पे मामला फंसेगा। देखना तो लेवल कितना जाएगा। समझ आ रहा? बड़ा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, बहुत सारा, अभी तो इतना सोच नहीं पाएंगे, उतना वेरिएशन आ जाएगा। किसी को लगता है कि मेरे से बनता है तो मैं बताओ मेरे को, मैं एक ऐसा स्टेटमेंट दे दूंगा फिर आपका दिमाग घूम जाएगा। समझ आ रहा है? जिसको भी बनता है
मैं तुरंत एक स्टेटमेंट दे दूंगा, दिमाग घूम जाएगा आपका उसमें, इतना सारा है इसमें। और जितना मैं बोल रहा हूं अपने मन में कि इतना है उतना है इतना है, उतना आप पूरा तो पढ़ ही नहीं होगे, मेरे को पता है। 21 का मैं प्रश्न भी दे दूंगा आपको तो फंस जाओगे आप। मैं आपसे इतना ही पूछ लिया, चलो कुछ ए बी हैं और केवल कुछ ए बी हैं, दोनों में क्या फर्क है बताइए? कुछ ए बी हैं और केवल कुछ ए बी हैं, दोनों में फर्क क्या है? यही प्रश्न था 2021 का। सम ए आर बी जो लिखे हैं स्टेटमेंट, लेकिन क्या आ गया था? ओनली अ फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ए बी हैं। तो आगे जाके पढ़ेंगे उसको, एक ही साथ नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे करके, थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा मेरे क्लास में, धीरे धीरे करके ऐसा बिल्डअप होता है पूरा। तो बेस को पकड़ के चलेंगे तब आगे बढ़ पाएंगे आप। तो ये 4 स्टेटमेंट फिलहाल के लिए तो एक बार देख लीजिए, इन चारों पे काम करना है अपन को शुरू में। ये 4 जब बैठ जाएंगे दिमाग में तब आगे बढ़ाऊंगा, 5वां 6वां तब आऊंगा मैं। तो पहला मैंने बोला कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी है मतलब ए और बी में थोड़ा सा हिस्सा क्या हो? कॉमन। अब थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा, ये भी क्या है? थोड़ा ही है, ये नहीं कि ज्यादा हो गया है, ये भी थोड़ा ही है। इन सब डायग्राम का मतलब क्या है? एक ही है। इन सब डायग्राम का मतलब एक है। तो कुछ ए बी है, तो ए और बी का थोड़ा सा हिस्सा कॉमन कर दीजिएगा, तो कुछ ए बी है, ये हो गया। इसके बाद सभी ए बी हैं, तो ए अंदर और बी कहां आएगा? बाहर। यहीं पे अगर मैं ऐसा बना दूं कि सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं, कथन में सभी बी ए हैं लिखा है, तो आप क्या करेंगे? बी को अंदर और ए को कहां लिखेंगे? बाहर। ऐसा बन जाएगा। कोई ए बी नहीं है, या फिर मैं यहां पे लिख दूं कोई बी ए नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है, इसका मतलब भी वही है। बी के पूरे सर्कल का ए के पूरे सर्कल से क्रॉस, बी का कोई भी व्यक्ति, बी का कोई भी व्यक्ति ए में एंट्री नहीं मार सकता, ए का कोई भी व्यक्ति बी में एंट्री नहीं मार सकता। यहां पे लेकिन मामला बदल जाएगा। कुछ ए बी हैं, उसी का नेगेटिव है ये, कुछ ए बी नहीं है। कुछ ए बी नहीं है का मतलब आपने क्या समझा? कुछ ए बी नहीं है का मतलब आपने ये समझा कि सर कुछ ए बी नहीं है मतलब थोड़े से ए वो बी में एंट्री नहीं मार सकते। कुछ ए बी नहीं है मतलब थोड़े से ए, ये देखिए सर, ये थोड़े से जो ए है ना, ये बी में एंट्री नहीं मार सकते। बचे हुए ए जो है वो बी में एंट्री मार सकते हैं। बी के लोग ए में यहां पर एंट्री नहीं मार सकते, लेकिन बचे जगह पर बी के लोग एंट्री मार सकते हैं। थोड़े से ए का बस बी से क्या है? बोलचाल बंद है। समझ पा रहे हैं मतलब को? थोड़े से ए का बी से बोलचाल बंद है, मतलब वही ए जो है वो बी में एंट्री नहीं मार सकते, और बी के लोग ए में उस पर्टिकुलर जगह पे एंट्री नहीं मार सकते। बाकी आना जाना लगे रहेगा। यहां वाले लोग बी में एंट्री मार सकते हैं, बी वाले लोग ए में यहां पे एंट्री मार सकते हैं, लेकिन यहां पे नो ए इज बी, नो मतलब नो, कोई नहीं, कोई ए बी नहीं है, कोई बी ए नहीं है। समझ पा रहे हैं? अब यहां पे समझना, कुछ ए बी नहीं है मतलब थोड़े से ए का बी से क्रॉस चल रहा है, लेकिन इसी का रिवर्स कर दूं मैं कि कुछ बी ए नहीं है, तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा। कुछ बी ए नहीं है इसका मतलब हो जाएगा कि थोड़े से बी का, थोड़े से बी का पूरे ए के साथ में क्या होगा? क्रॉस। इस बार कुछ बी मतलब थोड़े से बी, तो इस बार थोड़े से बी का, ये थोड़े से बी है, इसका पूरे ए के साथ क्रॉस चल रहा है, मतलब ये थोड़े से जो बी हैं ये ए में कहीं पे एंट्री नहीं मार पाएंगे, ए के लोग बी में यहां पर एंट्री नहीं मार पाएंगे, बचे हुए बी के लोग ए में एंट्री मार सकते हैं, ए के लोग बी के ये वाले पोर्शन में एंट्री मार सकते हैं। समझ पा रहे हैं? इन दोनों का मतलब सेम है, ये देखो ना, इन दोनों का मतलब सेम है। कोई ए बी नहीं है, कोई बी ए नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन यहां पे दोनों का मतलब बदल जाएगा। कुछ ए बी नहीं है मतलब थोड़े से ए का पूरे बी से क्रॉस होगा, और कुछ बी ए नहीं है तो थोड़े से बी का पूरे ए से क्या होगा? क्रॉस होगा। बनेगा? ये चारों डायग्राम बनाते बन जाएगा। 4 डायग्राम, ये 4 डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, ये चारों डायग्राम। बढ़ूं आगे? नोट किए इसको? क्रॉस लगाना नहीं भूलेंगे वरना तो पूरा मामला बिगड़ ही जाएगा। क्रॉस लगाना नहीं भूलेंगे। क्रॉस का मतलब पूरे ए का पूरे बी से क्रॉस चल रहा है, थोड़े से ए का पूरे बी से क्रॉस चल रहा है। जैसे कोई ए बी नहीं है, कहने का मतलब इस पूरे रूम का बाजू वाले पूरे रूम के साथ क्या है? क्रॉस। मतलब इस रूम का कोई भी व्यक्ति बाजू रूम में नहीं जा सकता, बाजू रूम का कोई भी व्यक्ति इस रूम में नहीं आ सकता। लेकिन ये वाले को समझना, कुछ ए बी नहीं है मतलब इस रूम के
ये वाले जो व्यक्ति हैं, इधर वाले जो व्यक्ति बैठे हैं, ये उस रूम में नहीं जा सकते, उस रूम के व्यक्ति इस वाले जगह पे नहीं आ सकते, लेकिन ये लोग जा सकते हैं, वो लोग इनके साथ मिल सकते हैं। समझ पा रहे दोनों में डिफरेंस? ये वाले में और ये वाले में डिफरेंस समझ आ रहा है ना? चलो अब आगे बढ़ रहा हूं। समझना। अब मैं थोड़ा निष्कर्षों पर बात करता हूं, निष्कर्षों पर धीरे धीरे करके बढ़ते हैं अपन। मैं एक डायग्राम बनाया ऐसा, ये डायग्राम किस चीज का है? कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, सम ए आर बी, इसका डायग्राम मैंने बना दिया। सम ए आर बी, इसका डायग्राम मैंने बनाया। अब इस डायग्राम के बेसिस पे कुछ निष्कर्षों पर बात करते हैं, कुछ निष्कर्षों पर, कंक्लूजन पर, कुछ निष्कर्षों पर बात करेंगे। अब ध्यान से समझना, अभी जो मैं निष्कर्ष लूंगा, अभी जो मैं निष्कर्ष लूंगा वो पॉजिटिव निष्कर्ष लूंगा बस। पॉजिटिव निष्कर्ष में एक निष्कर्ष कुछ वाला आएगा, सम वाला, और एक निष्कर्ष आएगा सभी वाला, ऑल वाला। थोड़ा ध्यान से समझते चलना। अभी जो मैं निष्कर्ष लूंगा, ऐसे बिल्डअप चलेगा पूरा, धीरे धीरे करके पूरा खत्म हो जाएगा चैप्टर ये। तो मैं बोला निष्कर्षों पर, अभी जो मैं निष्कर्ष लूंगा वो पॉजिटिव निष्कर्ष होंगे। एक निष्कर्ष होगा कुछ वाला और एक निष्कर्ष होगा सभी वाला। कुछ वाले का मतलब जैसे कुछ ये हैं, कुछ ये हैं, कुछ ये हैं, ऐसा। सभी वाले का मतलब सभी ये हैं, सभी ये हैं, ऐसा वाला। अब देखो निष्कर्ष अभी मैं पॉजिटिव निष्कर्ष लूंगा, कुछ वाला और सभी वाला। तो कुछ वाला में केवल आपको क्या करना है? कॉमन देखना है, केवल और केवल कॉमन देखना है। जो डायग्राम कथन के हिसाब से आप बनाए रहेंगे, जो डायग्राम कथन के हिसाब से आप तैयार करके बैठेंगे, उसके बाद निष्कर्ष में अगर कुछ वाला निष्कर्ष आया तो केवल आपको क्या करना है? कॉमन देखना है, कॉमन। अगर कॉमन दिखा तो वो निष्कर्ष क्या होगा? सही होगा। कॉमन का मतलब समझ आ रहा है? कॉमन का मतलब ये भी होता है सर, ये देखिए दोनों में कॉमन है सर, दोनों में कॉमन है सर, दोनों में कॉमन है सर। यहां पे भी तो दोनों में क्या है? कॉमन ही तो है ना? कॉमन दोनों में कितना पोर्शन कॉमन है? इतना पोर्शन कॉमन है। तो मैं बोला निष्कर्ष जो है, अभी अपन पॉजिटिव निष्कर्ष लेंगे। पॉजिटिव निष्कर्ष में कुछ वाला निष्कर्ष आएगा और सभी वाला निष्कर्ष आएगा। कुछ वाले निष्कर्ष में कॉमन देखना है बस आपको, कॉमन। कॉमन दिखा इसका मतलब वो निष्कर्ष होगा सही, कॉमन दिखना चाहिए बस। जैसे कुछ ए बी है तो ए और बी में कॉमन दिखा, मतलब वो निष्कर्ष क्या है? सही। कुछ बी ए है तो बी और ए में कॉमन दिखा। अब कॉमन थोड़ा सा दिखे, ज्यादा दिखे, पूरा दिखे, मेरे को मतलब नहीं है। कॉमन दिखने से मतलब है मैं पूरा पूरा इस कमरे में हूं तो थोड़ा तो रहूंगा ही। समझ पा रहे हैं बात को? मेरे और इस कमरे में कॉमन है कि नहीं? कुछ बिल्कुल कॉमन है। ये पूरा मेरा शरीर कमरे के साथ क्या है? कॉमन। थोड़ा कॉमन है कि नहीं मेरा शरीर कमरे के साथ? जब पूरा ही कॉमन है तो थोड़ा तो कॉमन रहेगा ही। तो कुछ का मतलब मैं बोल रहा कॉमन दिखना चाहिए। कॉमन ये भी होता है, कॉमन ये भी होता है, कॉमन ये भी होता है। मैं पूरा पूरा इस कमरे में हूं, इसका मतलब मेरा हाथ पैर तो रहेगा इस कमरे में। आज तो मैं अगर पूरा पूरा इस कमरे में हूं तो आप बोलेंगे आपका हाथ है कि नहीं? अरे ऑब्वियस सी बात है, जब मैं पूरा ही इस कमरे में हूं तो मेरा हाथ पैर तो इस कमरे में रहेगा ही। तो कॉमन का मतलब थोड़ा भी दिखे, पूरा भी दिखे चलेगा, कुछ मतलब बस कॉमन देखना है आपको। सभी में आपको क्या करना है? अंदर बाहर का कंसेप्ट देखना है। सभी में आपको अंदर बाहर का कंसेप्ट देखना है। सभी वाले निष्कर्ष में आपको अंदर बाहर का कंसेप्ट देखना है। जैसे एग्जांपल के लिए निष्कर्ष रहेगा सभी ए बी हैं, निष्कर्ष रहेगा सभी ए बी हैं। तो आपको बस देखना है कि जो डायग्राम बना हुआ है उस डायग्राम में सारे के सारे ए जो हैं वो बी के अंदर हैं कि नहीं। अंदर बाहर का कंसेप्ट देखना है। कुछ वाले में कॉमन देखना है और सभी वाले में अंदर बाहर का कंसेप्ट देखना है। सभी ए बी हैं तो आप बस ये देखिए कि सारे के सारे ए जो हैं वो बी के अंदर हैं कि नहीं। अगर सारे के सारे ए बी के अंदर हैं तब ये निष्कर्ष क्या होगा? सही होगा। अगर निष्कर्ष आया सभी बी ए हैं तो आप देखिए सारे के सारे बी ए के अंदर हैं कि नहीं। अगर हैं तो वो निष्कर्ष सही होगा। तो अब इन दो निष्कर्षों पर ही काम करवा रहा हूं, आगे जाके नेगेटिव आएगा। नेगेटिव नेगेटिव में थोड़ा उलझेगा मामला। अभी तक तो एकदम शांति से चल रहा है मामला। देखिए निष्कर्ष में मैं बोला पॉजिटिव निष्कर्षों पर बात करेंगे। पॉजिटिव निष्कर्ष दो टाइप के आएंगे, कुछ वाला और सभी वाला। कुछ वाले में केवल आपको कॉमन देखना है और सभी वाले में आपको अंदर बाहर का कंसेप्ट देखना है बस।
सभी ए मतलब ए कहां हो अंदर, बी कहां हो बाहर। सभी बी मतलब बी कहां हो अंदर, ए कहां हो बाहर। कथन के हिसाब से डायग्राम ऐसे बनाना है। ये कथन अगर आए तो कथन के हिसाब से डायग्राम ऐसे बनाइए। इसके बाद अभी केवल मैं दो टाइप के निष्कर्षों की बात किया हूं, दोनों पॉजिटिव हैं, कुछ वाला और सभी वाला। अब चलिए मैं ये डायग्राम आपके सामने बनाया, मैं ये डायग्राम आपके सामने बनाया, ये डायग्राम आपके सामने बनाया, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। ये डायग्राम आपके सामने बना दिया मैं। चलिए इस डायग्राम के हिसाब से मैं निष्कर्ष लिख रहा हूं, बताना वो निष्कर्ष आपको क्या लगता है सही होगा कि गलत। अभी पॉजिटिव निष्कर्ष लिखूंगा दो ही टाइप के बस। चलिए ये डायग्राम मैंने आपको बना के दिया। इस डायग्राम के हिसाब से पहला निष्कर्ष लिख रहा हूं मैं। पहला निष्कर्ष है कुछ बी ए है। बताइए सम बी आर ए। इस डायग्राम को देख करके बताइए ये निष्कर्ष सही है कि गलत है। सही है। एकदम सिंपल सी चीजें चल रही हैं, ये बढ़ते जाएंगे आगे जाके। सही है ना। आपने बोला सर निष्कर्ष पॉजिटिव है कौन सा, कुछ वाला। निष्कर्ष पॉजिटिव है कुछ वाला। कुछ वाले में केवल मेरे को क्या करना है, कॉमन देखना है सर। कुछ वाले में मेरे को केवल कॉमन देखना है। अब देख लो बी और ए में कॉमन है कि नहीं डायग्राम में। चलो डायग्राम में देखो बी और ए में कॉमन है कि नहीं, कॉमन है सर। इसका मतलब निष्कर्ष क्या है, सही है। दूसरा निष्कर्ष बताना, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। बताओ ये निष्कर्ष सही है कि नहीं, गलत है। सभी वाले में अंदर बाहर देखना है सर। सभी वाले में अंदर बाहर, सभी ए बी हैं मतलब ए कहां बैठे हो अंदर और बी कहां बैठे हो बाहर। तो सभी ए बी है में अंदर बाहर का कंसेप्ट देखना है। ए अंदर बैठा हो और बी कहां बैठा हो बाहर। ऐसा है क्या डायग्राम में, नहीं है मतलब क्या हो जाएगा, गलत। समझ आ रहा है। बहुत बार तो केवल इतने से ही प्रश्न बन गया है, बहुत बार। समझ आ रहा है। कुछ वाले में कॉमन देखिए और सभी वाले में अंदर और बाहर का कंसेप्ट देखिए बस। चलो एक और डायग्राम बनाता हूं, इसके बाद फिर एक प्रश्न करेंगे अपन। इस बार मैं डायग्राम ऐसा बनाया, सभी ए बी हैं, ये कुछ कथन रहा होगा। सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ये डायग्राम बना दिया मैं। चलो अब निष्कर्ष लिख रहा हूं, बताना क्या लगता है निष्कर्ष को पढ़ करके। निष्कर्ष लिखता हूं, दो निष्कर्ष लिख रहा हूं मैं। पहला निष्कर्ष लिखा मैं कुछ ए बी हैं और दूसरा निष्कर्ष लिखा मैं कुछ बी ए हैं। ये दो निष्कर्ष लिखा, क्या लगता है दोनों के बारे में, बताइए। कुछ ए बी हैं और कुछ बी ए हैं, दोनों सही हैं। अभी बता रहा था कुछ मतलब कॉमन देखना है बस, कुछ मतलब कॉमन देखना है, वही समझा रहा था। कुछ मतलब कॉमन बस देखना है। कुछ ए बी है, कुछ मतलब कॉमन देखिए सर। ए और बी में कॉमन है कि नहीं बताओ, इसमें कॉमन है ना। ए और बी में कॉमन थोड़ा दिखे, ज्यादा दिखे, पूरा दिखे, मेरे को मतलब नहीं है। जैसे मैं ए हूं और ये कमरा बी है, मैं ए हूं और ये कमरा बी है, वैसे ही सिचुएशन हो गया ना। अब बताओ मेरे में और इस कमरे में कॉमन है कि नहीं, बिल्कुल है सर। मेरा पूरा शरीर इस कमरे के साथ क्या है, कॉमन। इस कमरे में और मेरे में कॉमन है कि नहीं, बिल्कुल वही चीज जो आपने बोली वही चीज पूरी पूरी क्या है, कॉमन। तो कुछ का मतलब कॉमन देखना है सर। कुछ ए बी हैं तो ए और बी में कॉमन है क्या सर, ये ए और बी में ये पूरा पूरा पोर्शन क्या है, कॉमन ही तो है। पहला क्या हो जाएगा, सही। कुछ बी ए है, कुछ मतलब कॉमन, बी और ए में कॉमन है कि नहीं, तो बी और ए में ये पूरा पूरा पोर्शन क्या है, कॉमन। दूसरा भी क्या होगा, सही होगा। समझ पा रहे हैं बात को, क्लियर हो पा रहा है। लेकिन कथन के हिसाब से डायग्राम ऐसे ही बनाना है। ये नहीं कि सर फिर मान लीजिए दिमाग में कभी कभी आता है कि सर फिर कथन जब आया कुछ ए बी है तो डायग्राम ऐसा ही क्यों बना रहे हो आप। डायग्राम ऐसा बनाओ, इसमें भी तो कुछ ए बी है, आप जो बोल रहे हो ना, डायग्राम ऐसा क्यों नहीं बना रहे हो। कथन आया कुछ ए बी है तो डायग्राम को ऐसा क्यों नहीं बनाया सर आप। तो ये जो चैप्टर है ना, ये एक रूल के तहत चलता है और वो रूल क्या कहलाता है, मिनिमम ओवरलैपिंग रूल। वो रूल कहलाता है मिनिमम ओवरलैपिंग रूल। मिनिमम ओवरलैपिंग रूल का मतलब कथन में जितना बोला गया है उतना ही ओवरलैप करेंगे। ऐसा डायग्राम नहीं खींचना है जिससे कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपने दे दी जो कि प्रश्न में बोली ही नहीं गई थी। जितना बच सकते हैं एक्स्ट्रा जानकारी देने से उतना बचना है। तो आपको अगर मैं बोला कुछ ए बी है तो आप बोले सर ऐसा खींचो ना, काहे नहीं खींच रहे हो, यहां पे तो आप बोल रहे हो उस बात को।
यहाँ पे तो ऐसा डायग्राम खींचने के बाद इस निष्कर्ष को सही बोल दिए, इस निष्कर्ष को सही बोल दिए, तो फिर कथन में जब कुछ ए बी है आया तो डायग्राम ऐसा ही क्यों खींच रहे हो, ऐसा क्यों नहीं खींच रहे हो? तो यहां पर आपने एक्स्ट्रा जानकारी दे दी सामने वाले को। वो एक्स्ट्रा जानकारी क्या दे दी कि सभी के सभी ए क्या हैं, बी, जिसके बारे में प्रश्न में बोला नहीं था। प्रश्न में जो बोला था वो कुछ ए बी है, तो अगर मैं बच सकता हूं, जितना बच सकते हो बचना है, कहने का मतलब जितना मिनिमम ओवरलैप कर सकते हैं उतना मिनिमम ओवरलैप करना है। मिनिमम का मतलब ये मत सोच लेना यार कि मिनिमम का मतलब ऐसा बोल रहे हो क्या सर, मिनिमम का मतलब ये हो रहा है क्या? ये तीनों एक ही है भाई। मिनिमम का मतलब जबरन ऐसा ओवरलैप मत कर देना बी को, इससे बचा जा सकता था। समझ आ रहा है? मिनिमम ओवरलैप का मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ना घुस जाए उसमें, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसमें ना घुसे। ऐसा खींचने से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डल गया कि सारे के सारे ए क्या हैं, बी। कुछ ए बी है का डायग्राम ऐसा ही बनाएंगे, क्योंकि ये पूरा चैप्टर मिनिमम ओवरलैपिंग रूल पे ही काम करेगा। तो यहां पर मैं बात कर रहा था, दो टाइप के निष्कर्षों की चर्चा अभी तक की अपन ने। दो टाइप के निष्कर्ष, पॉजिटिव निष्कर्ष दोनों, एक कुछ वाला और एक सभी वाला। कुछ वाले में केवल अपन को कॉमन देखना है, कॉमन थोड़ा मिले ज्यादा मिले कॉमन देखना है, और सभी वाले में अपन को अंदर बाहर का कंसेप्ट। तो यहां पर मैंने ये डायग्राम बनाया और आपसे पूछा कि बताओ ये दोनों निष्कर्ष सही है कि गलत। तो कुछ बी ए है, सम बी आर ए, कुछ मतलब कॉमन देखना है, बी और ए में कॉमन है क्या, है सर, सही होगा। सभी ए बी है, सभी मतलब अंदर बाहर, ए अंदर हो बी बाहर हो, है क्या, नहीं है सर, गलत हो गया। मैंने डायग्राम आपको ऐसा बना के दिया, मैंने बोला ये दोनों निष्कर्ष कुछ ए बी है, कुछ मतलब कॉमन, ए और बी में कुछ कॉमन है क्या, है सर, सही हो गया। कुछ बी ए है, बी और ए में कुछ कॉमन है क्या, है सर, सही हो गया। समझ आ रहा है? ये सही होगा क्या बताना? सभी बी ए हैं, ऑल बी आर ए, क्या होगा? सभी बी ए हैं, क्या होगा? गलत होगा ना। सभी मतलब अंदर बाहर का कंसेप्ट, सभी मतलब सर अंदर बाहर का कंसेप्ट देखूंगा, तो सभी मतलब अंदर बाहर का कंसेप्ट देखूंगा। सभी बी ए है मतलब पूरे पूरे बी कहां हो, अंदर, और ए कहां हो, बाहर। ऐसा है क्या? नहीं है। मैं इस कमरे में हूं, इसका यह मतलब थोड़ी हो जाएगा कि कमरा मेरे अंदर है, ये तो गलत हो जाएगा ना। मैं इस कमरे में हूं मतलब मेरे और कमरे में कुछ कॉमन है, बिल्कुल है। कमरे और मेरे में कुछ कॉमन है, बिल्कुल है। लेकिन कमरा मेरे अंदर है, ये तो गलत है सर। समझ पा रहे हैं बात को? तो दो निष्कर्ष समझ आए, दोनों पॉजिटिव निष्कर्ष। एक है आपका कुछ वाला जिसमें कॉमन देखिए, एक है आपका सभी वाला जिसमें अंदर बाहर का कंसेप्ट देखिए। समझ पा रहे हैं चीजों को? अब डायग्राम खींचना सीखिए। डायग्राम ऐसा नहीं कि हर स्टेटमेंट का अलग अलग बनेगा ना, मर्ज करना है डायग्राम को। एक सिंगल डायग्राम बनाना है, ये नहीं कि चार स्टेटमेंट दिया तो चार अलग अलग डायग्राम बन गए। एक सिंगल डायग्राम बनाना है, मर्ज कर करके, और मिनिमम ओवरलैप करना है। चलो ट्राई करो तो आप लोग डायग्राम बना पा रहे हो कि नहीं। मैं कुछ कथन लिखता हूं, डायग्राम बना पा रहे हो कि नहीं देखो, सिखाता हूं मैं डायग्राम बनाना फिर। चलो कुछ कथन लिख रहा हूं मैं। पहला कथन है कुछ ए बी है, सम ए आर बी। पहला कथन सम ए आर बी। दूसरा कुछ बी सी है, सम बी आर सी। तीसरा कुछ सी डी है, सम सी आर डी। चौथा सभी डी ई हैं, ऑल डी आर ई। लास्ट सभी ई एफ हैं, ऑल ई आर एफ। चलिए डायग्राम बनाइए तो पांचों स्टेटमेंट का डायग्राम बनाइए, पांचों का एक ही बनेगा, अलग अलग मत बनाना, एक ही डायग्राम ज्वाइंट होगा सब। ट्राई करो एक बार। हाँ मतलब लिंक होगा, ये नहीं कि पहले का ये हो गया सर दूसरे का ये हो गया, ऐसा नहीं, इसी में लिंक होता जाएगा। बनाओ। मिनिमम ओवरलैप करना, जितना काम चले उतना, जबरन ओवरलैप करने से बचना। मिनिमम बचना, बचना मतलब सर बच जा रहा है, इतना ओवरलैप करने से चल जा रहा है काम, चलाओ।
जहां मजबूरी है वहां तो करना ही पड़ेगा, जहां मजबूरी है कि सर करना ही पड़ेगा, ठीक है, दिख रहा है, जहां मजबूरी है कि सर करना ही पड़ेगा, वहां पे कुछ कर नहीं सकते सर, वहां पे तो मजबूरी है। वो तो होंगे ही, वो तो होंगे ही, ठीक है। अभी तो एक फायरमैन का एग्जाम दिए थे क्या संडे को, उसमें भी आया था एक प्रश्न, न्याय निगमन का, व्यापम पूछा था, फायरमैन के एग्जाम में आया था न्याय निगमन का प्रश्न एक। जितना अभी तक पढ़े उसी से बन जाएगा वो तो, अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसी से बना लेंगे उस प्रश्न को। नेगेटिव निष्कर्ष पे कल बात करूंगा, देखना, नेगेटिव कथन का डायग्राम, नेगेटिव निष्कर्ष, ऐसे बिल्डअप करेंगे इस पूरे चैप्टर को अपन। थोड़ा पेशेंस बना के रखना, 2-4 चैप्टर पे ही ढंग का काम करना है यार, थोड़ा सा पेशेंस बनाइएगा। एक ही डायग्राम बनाना है, एक ही बनाना है, जैसा वो बनाए देखिए, एक ही में ज्वाइंट करना है सबको, एक ही में ज्वाइंट करना है, लेकिन मिनिमम ओवरलैप करना है आपको। नाम देते जाओ ना, ए बी दो, फिर बी से ज्वाइंट करो सी को, अलग अलग मत बनाओ। देखो ऐसा बनेगा, जिनसे नहीं बन रहा देखो तो एक बार, कुछ ए बी है, कैसा बनाया हो डायग्राम, कुछ ए बी है, ऐसे ही बनाने बोला हूं, कुछ वाला कथन का डायग्राम ऐसा बनाए हैं, कुछ ए बी है। अब अगला क्या बोला, कुछ बी सी है, बी अपने पास ऑलरेडी है, तो कुछ बी सी है, तो ऐसा बना सकता हूं क्या, ऐसा कुछ बी सी है, नहीं बना सकता, मिनिमम ओवरलैपिंग रूल का वायलेशन हो गया ये, समझ आ रहा है। कुछ बी सी है, तो आपने सी को कहां डाल दिया, देखो सी को आपने ऐसा घुसा दिया यहां पे, सर ये सी को ए में कहे डाले, उस जानकारी से बचा जा सकता था, वो जानकारी तो आपको प्रश्न में बोला ही नहीं है सर, उससे बचा जा सकता था, कैसे बचा जा सकता था सर, कुछ बी सी है, देखो ना ऐसा बचिए, कुछ बी क्या है सी, बनेगा ऐसा। उसके बाद क्या बोला, कुछ सी क्या है डी, ये देखिए ऐसा बनाया है, कुछ सी क्या है डी, मिनिमम ओवरलैपिंग रूल किए ऐसा। उसके बाद क्या बोला, सभी डी क्या है ई, सभी डी ई है, अब सारे के सारे डी को किसके अंदर डालना है, ई के, तो कुछ लोग ऐसा बनाए होंगे, देखो ऐसा, ऐसा बनाए हैं, सभी डी क्या है ई, ऐसा बनाए हैं, सभी ई क्या है एफ, तो वो क्या किए हैं, सभी ई क्या है एफ, तो सभी ई क्या है एफ, ऐसा बनाए हैं। वैसे तो सही है ये प्रश्न, ये भी सही है, लेकिन ऐसा मत बनाओ, मैं बोल रहा हूं, ये जो किए ना लास्ट में, ऐसा मत करो, आगे जाके नेगेटिव निष्कर्ष में समस्या पैदा हो जाएगा, नेगेटिव कथन नेगेटिव निष्कर्ष में ऐसा डायग्राम समस्या पैदा कर देगा, ऐसा मत बनाओ, इसको साफ सुथरा बनाओ, ऐसा भी ठीक है लेकिन हर जगह पे ये आपको एक्यूरेट आंसर नहीं दे पाएगा, आप ऐसा बनाओ, देखो साफ सुथरा बनाओ, कुछ ए क्या है बी, ठीक है सर, ये कुछ बी क्या है सी, ठीक है सर, कुछ सी क्या है डी, ठीक चल रहा है सर, सभी डी क्या है ई, ऐसा बनाओ ना, क्या दिक्कत है, सभी डी क्या है ई, ये देखो साफ सुथरा बनाओ। आप बोले सर आपने तो जबरन का इंफॉर्मेशन डाल दिया, अभी तो आप बोले थे कि मिनिमम ओवरलैपिंग रूल, कहां ज्यादा डाला, डी का ऐसे बनाता तो भी तो थोड़े से सी ई में आ जाते ना, अरे देखो ना ऐसे बनाता, सभी डी क्या है ई, अब सभी डी ई है तो सारे डी ई के अंदर आने चाहिए, तो सर जब यहां पे सारे डी को मैं ई के अंदर लेता तो ऑब्वियस सी बात है सी का कुछ पोर्शन तो वहां पे भी आ ही रहा था, और यहां पे भी सी का कुछ पोर्शन ही आ रहा है, समझ आ रहा है। मैं अगर ऐसा बनाता तब आप बोलते सर गलत है, मैं अगर ऐसा बनाता ना तब आप बोलते गलत है, सभी डी ई है, अगर मैं ऐसा बनाता सभी डी ई है तब आप बोलते गलत है सर, यहाँ पे जबरन आपने घुसा दिया किसको, बी को, अगर मैं ऐसा बनाता तब आप बोलते गलत है सर, आपने जबरन डाल दिया सी को भी और उसमें बी को भी पूरा पूरा, तो ये गलत है। सभी डी ई है, एकदम सिंपल, देखो ना सर इतना तो मजबूरी है करना, सभी डी क्या है ई है, सभी ई क्या है एफ, ये देखिए सभी ई क्या है एफ, ऐसा डायग्राम बनता, देखिए ये डायग्राम बनेगा, समझ पा रहे हैं। 10-12 सेकंड लगता है एक पूरे प्रश्न को बनाने में, डायग्राम के साथ निष्कर्ष को चेक करने में, बनाए हैं ऐसा, ऐसा नहीं बनाएंगे आगे जाके समस्या समझ आएगी, ऐसा नहीं बनाना है, डायग्राम को ऐसा बनाना है आपको, समझ पा रहे हैं। इसके बाद निष्कर्ष अभी मैं दूंगा दो, कुछ वाला और सभी वाला, कुछ वाले में कॉमन देखिए और सभी वाले में अंदर और बाहर का कंसेप्ट, डायग्राम लेकिन आपको पहले बनाना आना चाहिए।
तो डायग्राम में कुछ नहीं करना है, मिनिमम ओवरलैपिंग रूल, मजबूरी है सर करना। जैसे मैं बोला ये ए ये बी, सभी बी सी हैं, सभी बी सी हैं, तो सारे के सारे बी किसके अंदर आएंगे, सी के। तो थोड़े से ए तो मजबूरन आ ही जाएंगे। अब थोड़े से आ ही रहे तो साफ सुथरा बनाओ ना, ऐसा बनाओ, आ ही रहे हैं थोड़े से तो साफ सुथरा बनाइए उसको, बनेगा डायग्राम। चलो क्वेश्चन लिखो। तो एक दो क्वेश्चन लिखते हैं आज, जितना अभी तक पढ़े हैं उसके बेसिस पे देखता हूं कितना कर पा रहे हैं आप लोग। कथन दूंगा, डायग्राम बनाएंगे, फिर निष्कर्ष के हिसाब से ऑप्शन टिक करेंगे। लिखेंगे, कथन लिखेंगे। कथन, 3 कथन है। पहला प्रश्न, 3 कथन है, चलिए लिखेंगे तीनों कथनों को। कुछ जंगल दर्पण हैं, कुछ जंगल दर्पण हैं, कुछ जंगल दर्पण हैं। दूसरा, सभी दर्पण मकान हैं, सभी दर्पण मकान हैं। तीसरा, सभी मकान सड़कें हैं। डायग्राम बनाइए इन 3 कथनों के हिसाब से, पहले इन 3 कथनों के हिसाब से डायग्राम बनाइए। नाम लिखते जाइएगा, नाम बाहर लिखिएगा सर्कल के, अच्छा दिखेगा। सर्कल के अंदर नाम मत लिखा करिए, सर्कल के बाहर नाम लिखिए। बन गया डायग्राम। आगे लेवल बढ़ेगा, देखना कल नेगेटिव में आऊंगा, वहां पे थोड़ा याद करना पड़ेगा। लगेगा कि दूर दूर तो है सर, लेकिन फिर भी गलत हो रहा है, तो नेगेटिव निष्कर्ष में याद करना पड़ेगा। फिर आप आएंगे संभावना वाले निष्कर्ष में, फिर कथनों का संख्या बढ़ाएंगे अपन, थोड़े एडवांस कथन देखेंगे, उसके बाद आइदर और, तब जाके पूरा खत्म होता है। ये पूरा खत्म नेक्स्ट वीक, पूरा खत्म होगा ये पूरा डिटेल में, एक एक चीज नेक्स्ट वीक सोचो। नेक्स्ट वीक का 3 दिन क्लास लूंगा, गुरु शुक्र शनि, तब जाके पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। ये बड़े बड़े चैप्टर हैं, यही 3-4 चैप्टर तो समझ लेंगे, इनको खत्म कर लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगा। डायग्राम बनाए सभी लोग, चलो कैसे बनाए हैं। कुछ जंगल दर्पण है, ऐसा बनाए हैं, देखिए ये जंगल और ये क्या हो जाएगा, दर्पण हो जाएगा। सभी दर्पण मकान है, ऐसा बनाए हैं क्या, सभी दर्पण मकान हैं। सभी मकान सड़कें हैं, तो सभी मकान सड़कें हैं, बनेगा ऐसा। ऐसा बनाता तो गलत हो जाता क्या, सभी मकान सड़कें हैं, गलत होगा। एक्स्ट्रा जानकारी आपने क्या डाल दिया, सभी जंगल मकान है, सॉरी सभी जंगल सड़कें हैं। अगर ऐसा बनाता, मैं इसको सड़क नाम देता तो गलत हो जाता ना। सभी मकान सड़कें हैं, सर बचा जा सकता था, आपने जबरन ओवरलैप किया है, इस जानकारी से बचा जा सकता था। जो मजबूरी है वो तो करना पड़ेगा सर। मजबूरी क्या है, सभी मकान सड़कें हैं, तो थोड़े से जंगल तो आ ही जाएंगे उसमें, लेकिन सारे जंगल लेने से बचा जा सकता है। थोड़े से जंगल आप लीजिए, वो तो मजबूरी है, लेना ही पड़ेगा उसको। ये देखिए ऐसा बनेगा, सभी मकान क्या है, सड़क है, ऐसा डायग्राम बनेगा। बनाए हैं, चलो निष्कर्ष लिखो 2, इसमें 2 निष्कर्ष लिखिए इसमें। पहला निष्कर्ष है, कुछ जंगल सड़क हैं, कुछ जंगल सड़क हैं, सभी दर्पण सड़क हैं। आराम से सोचना, आराम से सोचना, जल्दबाजी मत करना। कुछ मतलब कॉमन चाहिए मेरे को, और सभी मतलब अंदर बाहर का कंसेप्ट। कुछ मतलब कॉमन और सभी मतलब अंदर बाहर का कंसेप्ट। क्या आ रहा है, आ रहा है, दोनों सही आ रहा है। देखो बनेगा, वही बोल रहा हूं, थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहे हैं आगे, समझ आ रहा है। बिल्डअप इसी को बोल रहा हूं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं,
सीधे मैं ले लूंगा संभावना वाले निष्कर्ष, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। और जो अभी पढ़ रहे हैं ये तो पूरे आखिरी तक चलेगा, आखिरी तक काम आएगा ये तो, जो अभी पढ़ रहे हैं। संभावना वाले निष्कर्ष का मतलब जंगल को दर्पण में डाल सकता हूं क्या उठा करके, ऐसा होगा। सभी जंगल दर्पण हो सकते हैं क्या, ऐसा पूछूंगा। संभावना हो सकते हैं, होने की संभावना है, ये ऐसा पूछूंगा। यहाँ पे तो सीधे ऐसा पूछ रहा, एब्सोल्यूट पूछ रहा हूं अभी तो मैं, एब्सोल्यूट। कुछ जंगल सड़क हैं, तो दिमाग में क्या बैठा हुआ है सर, पॉजिटिव निष्कर्ष। ये बार बार रिकॉल कर रहा हूं मैं सर, पॉजिटिव निष्कर्ष, कुछ वाला, कुछ वाला, और सर सभी वाला। कुछ वाला में कॉमन देखना है सर, कुछ वाला में कॉमन देखना है, और सभी वाले में क्या करना है, अंदर बाहर का कंसेप्ट। दिमाग में ऐसा चल रहा है मेरे। चलिए, कुछ वाला निष्कर्ष, ये देखिए सर, कॉमन देखिए, डायग्राम बना हुआ है, जंगल और सड़क में कॉमन है कि नहीं, कॉमन दिखा मतलब सही। चलिए, जंगल और सड़क में कॉमन है क्या, आपका डायग्राम है तो आपने ही बनाया है, तो पता तो है जंगल ये है और सड़क ये है। जंगल और सड़क में कॉमन है क्या, है, मतलब क्या होगा, सही होगा। दूसरा देखिए, सभी दर्पण सड़क हैं, सभी दर्पण सड़क हैं, सभी मतलब अंदर बाहर, मतलब दर्पण कहां होना चाहिए, अंदर, और सड़क कहां होना चाहिए, बाहर। अगर ऐसा है तो सही है, देखते हैं ऐसा है क्या। तो दर्पण अंदर है, ये देखो दर्पण, ये रहा सर। सड़क बाहर है क्या, ये रहा सड़क, ये देखो सही तो है सर। दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक और लिखिए बस आज के लिए, बाकी कल देखेंगे इसके आगे का काम। लिखेंगे, 3 कथन लिखिए। पहला कथन लिखिए, सभी रत्न अंगूठियां हैं, सभी रत्न, रत्न अंगूठियां हैं, सभी रत्न अंगूठियां हैं। कुछ अंगूठियां हार हैं, कुछ अंगूठियां हार हैं, कुछ अंगूठियां हार हैं। कुछ हार केक हैं। जो भी दे उससे आपको परेशान नहीं होना है, ये सब क्या क्या दे रहा है उससे आपको मतलब नहीं है। डायग्राम बनाइए, सभी रत्न अंगूठियां हैं, कुछ अंगूठियां हार हैं, कुछ हार केक हैं। डायग्राम बनाइएगा, मिनिमम ओवरलैपिंग रूल चलना चाहिए। ये 3 कथन दिया गया है, सभी रत्न अंगूठियां हैं, कुछ अंगूठियां हार हैं, कुछ हार केक हैं। बन गया डायग्राम, बना। बन गया डायग्राम, कैसा बनाया देखो, सभी रत्न अंगूठियां हैं, ऑनलाइन वाले चेक करते रहिएगा। सभी रत्न, ये हो गया रत्न, सभी रत्न अंगूठियां हैं, ये हो जाएगा अंगूठी, ये हो जाएगा अंगूठी। सभी रत्न अंगूठियां हैं, यही बना है ना। इसके बाद कुछ अंगूठी हार हैं, ऐसा बनेगा क्या, कुछ अंगूठी हार हैं, बनेगा ऐसा, नहीं बनेगा ऐसा, नहीं बनेगा ना, ऐसा तो नहीं बनाया है ना, नहीं बनेगा। जबरन काहे रत्नमाले में डाल रहे हो सर, ओवरलैप काहे कर रहे हो, उससे बचा जा सकता है। क्या बोला है, कुछ अंगूठियां हार हैं, ऐसा बनाओ ना सर, कुछ अंगूठियां क्या हैं, हार हैं। समझ आ रहा है। इसके बाद कुछ हार क्या हैं, केक हैं, कुछ हार केक हैं, ये देखो ऐसा डायग्राम बनेगा। समझ आ रहा है, जितना बच सकते हैं उतना बचना है, ओवरलैप जबरन नहीं करना है। बन पा रहा है डायग्राम सभी से। चलिए निष्कर्ष लिखिए 2 ठो इसमें। पहला निष्कर्ष लिखिए, कुछ अंगूठी केक हैं। दूसरा, कुछ रत्न हार हैं, कुछ अंगूठी केक हैं और कुछ रत्न हार हैं, कुछ अंगूठी केक हैं और कुछ रत्न हार हैं। पॉजिटिव निष्कर्ष है और कुछ वाले हैं, कॉमन देखिए, कुछ नहीं है इसमें। क्या आ रहा है, दोनों गलत आ रहा है, आ रहा है दोनों गलत, कर पा रहे हो ना सभी लोग। कुछ मतलब कॉमन देखना है सर,
अंगूठी और केक में कुछ कॉमन है क्या, देख लेते हैं। चलो, ये रहा सर अंगूठी, ये रहा अंगूठी, ये रहा केक, कुछ कॉमन है क्या, नहीं। कुछ मतलब कॉमन, रत्न और हार में कुछ कॉमन है क्या, ये रहा रत्न, ये रहा हार, कुछ कॉमन है क्या, नहीं। दोनों गलत हो जाएगा, बन जाएगा। एकदम सिंपल है यार, अभी तक का तो कुछ दिक्कत नहीं हुआ है, दिक्कत कल चालू होगा। अभी तक तो दिक्कत नहीं हुआ है, कल जो दिखेगा वो होगा नहीं। समझ आ रहा है। अरे सर ये तो सही दिख रहा है, इसको काहे गलत ले रहे हो, फिर वहां पे लिखवाऊंगा पॉइंट्स आपको, क्या मतलब है उनका। समझ आ रहा है। अभी तक तो एकदम स्मूथ चला है और ये पूरे आगे तक जरूरत पड़ेगा। अच्छा आप बताना तो डायग्राम कैसे बनाते हैं ना, मैं पूछ रहा हूं। जैसे मान लो ये हो गया रत्न, मैं अपने मन से एक पूछ रहा हूं, कैसे बनाओगे बताना। ये हो गया अंगूठी, ये हो गया हार, यहां तक डायग्राम चलो ठीक था। अब मैं अगला आपको क्या बोला, अगला मैं आपको बोला कि कुछ रत्न, अगला कथन इसी में जोड़ना है। मैं बोला कुछ रत्न केक हैं, तो डायग्राम कैसे बनाते, कुछ रत्न केक हैं, इसमें एक और जोड़ो, इसमें जोड़ो आप लोग, ये डायग्राम को और जोड़ो। कुछ रत्न, ये रत्न है, ये अंगूठी, ये हार, कुछ रत्न केक हैं, तो आप कैसे बनाते डायग्राम को, कैसे करते ऐसा। हाँ, कुछ रत्न केक है, ऐसा ना बना के कैसे बनाता, ऐसा बनाता। मिनिमम ओवरलैप, मिनिमम ओवरलैप, समझ आ रहा है। अब अंगूठी में ओवरलैप उतना तो मजबूरी है, होगा ही, लेकिन ऐसे करने में तो आपने पूरा पूरा केक को किसमें डाल दिया, अंगूठी के अंदर, उससे बचा जा सकता था। पूरा केक अंगूठी में डालने की बजाय थोड़ा सा केक अंगूठी में डालना, अगर दिख रहा है तो थोड़ा सा डालो। मिनिमम ओवरलैप का मतलब यही होता है। कुछ रत्न केक हैं तो रत्न का थोड़ा सा हिस्सा केक के साथ क्या होगा, कॉमन। तो सर फिर ऐसे बनाने में क्या दिक्कत है, ऐसे बनाने में दिक्कत ये हुआ कि पूरा पूरा केक किसमें घुस गया, अंगूठी में, वो बच जा सकता था। सर आप ऐसा बनाइए, ये देखिए ऐसा बनाइए, ये हो जाएगा केक। मिनिमम ओवरलैप इसी को बोलते हैं। समझ पा रहे हैं बात को। अभी तो बहुत सारा आएगा, बहुत सारा काम करना है बाकी। अभी फायरमैन का पेपर देखिए, इतने में ही बन जाएगा, उस प्रश्न को बना के देखिएगा, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। तो थोड़ा नोट्स प्रॉपर बनाइए। समझ आ रहा, अभी बुक से मत उठाइएगा प्रश्न, जब मैं बोलूंगा तब उठाना इस चैप्टर से प्रश्न। मैं काम करने के लिए आपको दे दूंगा प्रैक्टिस सेट परसों, जितना पढ़ाए रहूंगा परसों तक का उतना प्रैक्टिस सेट दे दूंगा। अभी बुक मत उठाना, उसमें इधर और दिख जाएगा आपको, केवल कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओगे तो केवल कुछ दिख जाएगा, केवल दिख जाएगा, ऐसे संभावना वाले निष्कर्ष दिख जाएंगे, तो वो सब पे अभी काम नहीं करना है आपको। सिस्टमेटिक चलेंगे तब जाके, ऐसा पेशेंस के साथ चलेंगे तो बैठ जाएगा दिमाग में। ये बैठा तो 8-9 प्रश्नों का मामला सीधे सेटल हो जाएगा। ऐसे ही कर करके खत्म करना है आपको। समझ आ रहा है। और ऐसे चैप्टर पे पहले काम कर लो, एग्जाम आ भी गया, आएगा तो नहीं यार, मेरे को तो लगता है कहीं चुनाव ना तो नहीं ले जाएंगे लोग कि वर्दी चुनाव में पहनाएं और व्यय हमारा ना हो, हम अगली बार आए तो हमारा हो, हम अगली बार नहीं आए तो इनका जो व्यय है सैलरी को लेकर के, वो व्यय अगली सरकार भरे, हम काहे भरे। 1-2 महीना में तो नहीं होगा। जो बोल रहे हैं ना कोचिंग वाले 1-2 महीना में, इनको पता नहीं कौन बोलता है 1-2 महीना में। रिजल्ट का सही नहीं है अभी, कब आ रहा है, 1-2 महीना में कहां से मुख्य परीक्षा हो जाएगा। पीएससी का रिजल्ट उलझेगा ना, और ये इंटरव्यू इंटरव्यू लेगा, उसके बाद कहाँ ये देखना। तो मेरे को लगता है पीएससी से निपटने के बाद ही आप लोग का मुख्य परीक्षा लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पीएससी का मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू में बिजी हो जाएगा ये 1 महीना, उसके बाद देखना ना आप लोग का ये पूरा पूरा जा रहा है कि नवंबर दिसंबर जा रहा है आप लोगों का। समय है, अच्छी से पढ़ के बैठ जाओ। और पेपर 1 पेपर 3 स्कोरिंग है, पेपर 1 पेपर 2 को भी पढ़ना पड़ेगा। देख तो लिए क्या हालत हो गया था फिर छत्तीसगढ़ में और इंडियन जीएस में, वो तो मैथ्स रीजनिंग थोड़ा नैया बचा दिया लैंग्वेज बचा दिया थोड़ा। छत्तीसगढ़ तो अजीब ही पूछ लिया था यार, छत्तीसगढ़ तो पता नहीं क्या पूछा यार, कहाँ से पूछा। समस्या यही है, पेपर 1 पेपर 3 आपके हैंड में रहेगा, वो वहां से चीजें आप बना लोगे। पेपर 2 पूछने के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या पूछने वाला है। इसीलिए बोल रहा थोड़ा पेशेंस बना के तैयारी करिए, अच्छी से तैयारी करिए। ये नहीं कि बस इतना हो गया ये खत्म, चलो अगले चैप्टर में आया मैं, क्या मतलब होगा फिर। ढंग का 2-3 तो क्वेश्चन दे दिया, एक भी नहीं बनेगा फिर आपसे। आधे लोग तो इतना ही पढ़ाते हैं बस, इस चैप्टर को इतना ही पढ़ाते हैं बस। नेगेटिव में आया नहीं हूं मैं, संभावना में आया नहीं हूं मैं, तो फिर कैसे बनेगा ये। थोड़ा पेशेंस बना के रखना मेरी क्लास में। रीजनिंग के मेन मेन चैप्टर्स पहले करा दूं मैं,
डेटा सफिशिएंसी, आंकड़ा निर्णय बोल रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आसान है वो तो। ये सब करा दूं मैं, कॉन्फिडेंस देखना ना आ जाएगा सर, 30-35 तो इधर से निपट जाएगा हमारा, वो कॉन्फिडेंस आते चलेगा वो आपके में, बन जाएगा यहाँ तक। तो अभी क्लास का शेड्यूल जो भी होगा, अगले वीक से शेड्यूल आपका सिस्टमेटिक चलेगा जैसा मैंने बोला है। गुरु शुक्र शनि को लैंग्वेज और मैथ्स चलेगा, मैथ्स और रीजनिंग वही, लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज सुधीर सर लेंगे, और सोम मंगल बुध को आपका इंग्लिश लैंग्वेज और पेपर 2 का जो सेक्शन इंडियन जीएस छत्तीसगढ़ जीएस चलेगा। अभी 2 क्लास और होगी, 6:30 से 7:30 एक क्लास इंग्लिश की, और 7:30 से 8:30 एक क्लास जीएस की छत्तीसगढ़ की अभी होगी। यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ सभी को? चलो कल देखते हैं इसका आगे, परसों आपको दूंगा प्रैक्टिस है।